और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का जो प्रदेश है, उस प्रदेश के लिए बेसिकली अगर आज के परिदृश्य में भौगोलिक परिदृश्य में अगर हम लोग चर्चा करना चाहें, तो आज का जो केरल, आज का तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, बेसिकली कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का इलाका, गोदावरी नदी से दक्षिण का जो भाग है ना, गोदावरी नदी से दक्षिण का भाग, और उसमें भी कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, उसके लिए हम लोग जो है, या उनके उस दो नदियों के द्वारा सिंचित जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए हम लोग जो है संगम क्षेत्र या संगम का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। मुख्य रूप से जब कभी भी हम लोग शासकों की चर्चा करेंगे कि किस राजवंश की जो है का शासन जो है संगम काल में शामिल था, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि तीन राजवंश, चोल, चेर और पांड्य, ये तीन राजवंश थे। इन तीन राजवंशों की चर्चा जो है संगम साहित्य के में किया गया है, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा। कई अवसरों पे कुछ कविताएं जो है शासक के ऊपर लिखी गई है, कई कविताएं रानियों के ऊपर लिखी गई है, कई कविताएं वहां के स्थानीय जो व्यापारी होते थे उन व्यापारियों के ऊपर लिखी गई है। तो उससे जो है उस जमाने के व्यापार के बारे में, व्यापारिक गतिविधियों के बारे में, किन चीजों का आयात और किन चीजों का निर्यात होता था, इसकी चर्चा मिलती है। वहां के जो युद्ध शिविर होते थे, जो युद्ध के दौरान जो राजाओं का शिविर होता था, उसमें किस प्रकार की रंगरेलियां मनाई जाती थी, आमोद प्रमोद का जो है व्यवस्था किया जाता था, उसकी चर्चा मिलती है। उसके अलावा हम लोगों को जो संगम साहित्य है उससे तत्कालीन जो आर्थिक स्थिति के साथ राजनीतिक व्यवस्था, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उसकी झलक मिलती है। कहने का संदर्भ यह है कि वो उदाहरणों के माध्यम से अपनी कविताओं में तत्कालीन सामाजिक स्थिति, तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, तत्कालीन जो आर्थिक स्थिति और अन्य जो धार्मिक स्थिति वगैरह है, उन सारे चीजों का जो है चर्चा अपनी कविताओं में करते थे। और उसका वर्णन जो है, उसी वर्णन के आधार पर जो इतिहासकार हैं वो संगम काल के विभिन्न जो विभिन्न विषय वस्तु है उस पर जो है अपना जो है ज्ञान को केंद्रित करते हैं और इतिहास का लेखन उस जमाने में करते हैं। हम लोग देखेंगे कि संगम काल के समकालीन कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी इतिहास के स्रोत हैं, जिसके साथ हमको जो है संगम काल के इतिहास की चर्चा मिलती है, जिसमें सबसे पहला चर्चा अगर हम लोग करना चाहे जो स्रोत के रूप में, तो करनी आवश्यक है। मुख्य रूप से अशोक के द्वारा कई शिलालेख जब लिखे गए थे, उनमें से एक शिलालेख नंबर 13 है। ठीक है, तो शिलालेख नंबर 13 जो है उसमें चार दक्षिणवर्ती राज्यों की चर्चा की गई है, चोल, चेर, पांड्य और सतीय पुत्र। ये सतीय पुत्र जो है इसको जो है दक्षिण इलाके में जो का चर्चा हम लोग जो है संगम काल में विशेष रूप से करते हैं, वो संगम काल में ये तीन जो राज्य थे वो मुख्य रूप से चोलों का था, चेरों का था और जीत होती थी। वो संगम सभा मुख्य रूप से पांड्य शासकों के ही दिशा निर्देश में, उसके आयोजन में, उसी के अधीन जो है सारी विकास के लिए और तमिल साहित्य की जो है ज्यादा से ज्यादा विकास हो, इसके प्रति ज्यादा उत्सुक होते थे। और उसे उत्सुकने का कारण ये भी होता था क्योंकि अधिकांश जो कवि होते थे तमिल के, वो अपने शासकों के वीर गाथा को भाट रूप से लिखते थे। भाट कवि के बारे में तुम लोग सुने होंगे कि भाट कवि एक्चुअली जो होता है वो अपने शासक के गुणों को बहुत ज्यादा मात्रा में जो है प्रदर्शित करते हुए दिखाता है ना। काव्यों के माध्यम से इतना वीर प्रदर्शित कर देता है कि उससे राजा जो है प्रसन्न हो जाता था और उसको जो है ज्यादा से ज्यादा वजीफा और छात्रवृत्ति वगैरह दे के, पैसा दे के जो है उसको खुश रखता था कि तुम इसी तरह से जो है मेरे समर्थन में लिखते रहो और धन मुझसे प्राप्त करते रहो। तो संगम साहित्य में मार्ग होता है
किस प्रकार से है लोगों की संपत्ति लूटी जाती थी, उस संपत्ति को जो है आपस में बांट लिया जाता था, सैनिकों के बीच में, अधिकारियों के बीच में, शासकों के बीच में। तो उन सारे चीजों का जो है वर्णन है, और युद्ध के दौरान जिस प्रकार से स्त्री, पुरुष और बच्चे प्रभावित होते थे, उसकी भी चर्चा हम लोगों को देखने को मिलती है। हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि मुख्य रूप से जो संगम है, वो संगम जो है 3 संगम जो है आयोजित किए। अच्छा, हम स्रोत थोड़ा सा चर्चा और कर लेते। लिखा हुआ जो है यात्रियों का, उसका विवरण से भी हम लोग को संगम काल के बारे में कुछ कुछ जो है जानकारी प्राप्त होती है। उसमें टॉलेमी का ज्योग्राफी, द ज्योग्राफी नाम का एक पुस्तक जो है टॉलेमी नामक एक जो है लेखक ने लिखी थी, उससे हम लोगों को दक्षिण भारत का खास करके संगम काल के इतिहास के बारे में कुछ कुछ जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये एक जो है पुस्तक है, ठीक है। और इसमें भी जो है हम लोगों को संगम साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। प्लिनी नाम के एक इतिहासकार थे, और उन्होंने द नेचुरल हिस्टोरिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी, द नेचुरल हिस्टोरिका। तो उसमें भी जो है उन्होंने संगम काल के बारे में कुछ जो है चर्चा व्यापार से के संदर्भ में जो है किया है। तो खास करके हम लोग देखेंगे जो विदेशी जो साहित्य है, जिसमें भारत संगम काल के या संगम क्षेत्र के बारे में कोई चर्चा मिलती है, तो वो मुख्य रूप से इसलिए मिलती है कि कई विदेशी व्यापारी, मुख्य रूप से रोम और अरब के देशों के, वो दक्षिण भारत में हमेशा प्राचीन काल से ही व्यापार के लिए आते रहे हैं, और यहाँ से गर्म मसाला और जो राजसी वस्तुएं हैं ऐशो आराम की, उन वस्तुओं को यहाँ से जो है लेकर, खरीद कर वो अपने देशों तक ले जाते थे और वहां बेचते थे। तो मुख्य रूप से इन जो विदेशी वर्णन है, उसमें संगम काल के आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ कुछ सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा मिलती है। और हम लोगों को इन ग्रंथों के माध्यम से दक्षिण भारत, खास करके जो हम लोग संगम काल पे अभी केंद्रित हैं, तो संगम काल के जो बंदरगाह थे, उन बंदरगाहों के बारे में हमको चर्चा मिलती है। तो ये भी जो है जो कई स्रोत है जिससे हम लोगों को संगम काल के बारे में जानकारी मिलती है। हम लोग को दक्षिण भारत के कई बंदरगाह प्रदेशों पर, है ना, बंदरगाह क्षेत्रों से जो है प्राचीन काल में जो विदेशी शासक थे, उन शासकों के कई सिक्के प्राप्त होते हैं। और इन सिक्कों में जो है मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि चांदी, तांबा और सोने का जो सिक्का है वो भी जो है मिलता है। तो ये भी जो है संगम काल के ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में हम लोग इनकी चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो 3 जो संगम हुआ, वो 3 संगम की अगर हम लोग चर्चा करें, तो इन 3 संगम के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता होगी कि पहला जो संगम है वो मदुरा में हुआ था। मुख्य रूप से वो जो है, चूंकि हमने 2-3 किताबों का जो है अध्ययन किया, उसमें जो है 3 संगम काल की चर्चा तो है, लेकिन तीसरा संगम कहाँ मिला वो हमको अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया। और 2 संगम की चर्चा हुई, मतलब हमको विशेष वर्णन मिलता है, सर जिसमें जो मदुरा में पहला, हुआ था शायद। हाँ, मदुरा में मदुरई में हुआ था सर। पहला हुआ था, तो ठीक है। तीसरा भी मदुरा में मदुरा, हुआ था। तीनों मदुरई में मदुरा। हुआ था, ठीक। हाँ, मदुरई एक ही है, ठीक है। तो पहला जो संगम है, वो पहला संगम जो है प्राचीन मदुरई जो है वहां पे हुआ था। और इस काल का जो संगम ग्रंथ है, उसका कोई भी चर्चा हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। यानी प्रथम संगम काल में किन ग्रंथों की रचना की गई थी, इसके बारे में कोई विशेष वर्णन हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम जो है वो कपातपुरम नाम के स्थान पर जो है हुआ था। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो तमिल भाषा का जो संस्कृत ग्रंथ है, तुल्कापियम, है ना, ये संस्कृत ग्रंथ का जो है संकलन द्वितीय संगम के दौरान हुआ था। और इस द्वितीय संगम में तुल्कापियम नाम का जो ग्रंथ की व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई थी, वो व्याकरण ग्रंथ की रचना तुल्कापियर नाम के कवि और उनके 11 सहयोगियों के द्वारा जो है इस किताब की रचना की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से तमिल व्याकरण के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न विषय वस्तुओं को जो है उठाया गया था। मुख्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो तोलकापियम है, उस तोलकापियम को 3 भाग में जो है अगर बांटना चाहें तो 3 भाग में बांट सकते हैं। जिसके पहले भाग में जो वर्ण विन्यास है,
शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए तमिल भाषा में, उसके बारे में जो है चर्चा की गई है। दूसरे भाग में शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, है ना, ये जो है इसकी चर्चा हुई। एक बच्ची पूछ रही है द्वितीय संगम कपातपुरम, ठीक है, कपातपुरम नाम का स्थान था, रिपीट मदुरई था। के आसपास का ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हुआ। उसके बाद तीसरा जो है, जो इसका जो तोलकापियम का जो तीसरा हिस्सा है, जिस जो वो है विषय वस्तु की विवेचना। अलग अलग जो विषय वस्तु हो सकता है लेखन के लिए, उसकी विवेचना किस प्रकार से हो सकती है, उसका विवेचना का वर्णन इसमें किया गया है। और तोलकापियम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है एक संगम साहित्य या संगम काल के स्रोत के रूप में, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि संगम काल के जितने भी जो जो ये जो तोलकापियम नाम का जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, तो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, जब व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें कई उदाहरण जो है प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना। खास करके जैसे तुम लोग अलंकार वगैरह पढ़ते हो, तो उस अलंकार में कई कविताओं और छंदों का इस्तेमाल जो है अलंकार को समझाने के लिए किया जाता है। तो उसी प्रकार क्या होता था कि व्याकरण के विभिन्न संदर्भों को समझाने के लिए कई कविताओं का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, विषय वस्तु को समझाने के लिए। और उन कविताओं के जो विषय होते थे, उसके उसके उन विषयों से जो है हम लोग अलग अलग परिस्थितियों के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो तोलकापियम में प्रेम विषयक कई उदाहरण मिलते हैं, अनेक प्रकार के फूलों की चर्चा मिलती है, विभिन्न प्रकार के जो प्रचलित रीति रिवाज थे उस समाज में, उन रीति रिवाजों की चर्चा हम लोगों को मिलती है। और जो हम लोग उत्तर भारतीय समाज है, वहां पे 4 जो है पुरुषार्थों की चर्चा होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों की चर्चा जो है तोलकापियम नामक ग्रंथ में कवि के द्वारा जो है किया गया था। तीसरा संगम जो है मदुरा में हुआ, अभी चर्चा हुई, तो उसमें जो है मुख्य रूप से 3 जो है तमिल साहित्यों का संकलन किया गया। इन 3 तमिल साहित्यों के संकलन में पहला है पतूत पत्तू। पतूत पत्तू जो है वो पहला साहित्य है, ठीक है। दूसरा है एत्तू तोगय, एत्तू तोगय, ठीक है। और तीसरा जो है पदिनेन कीलकनक्कू, पदितनैन कीलकनक्कू। थोड़ा सा देखो प्रोनाउंसिएशन और उसका जो है उसमें थोड़ा सा असुविधा होगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने के लिए। पहला जो ग्रंथ था वो है पतूत पत्तू, ठीक है। दूसरा है एत्तू तोगय और तीसरा है पदिनेन किलक नक्कू, पदिनेन किलक नक्कू। तो इसमें जो है पतूत पत्तू जो है वो एक्चुअली 10 काव्यों का संग्रह है। और ये 10 काव्य जो है वो अलग अलग कवियों के द्वारा जो है रचित है, जिसमें पहला जो 2 काव्य है, वो पहला 2 काव्य की रचना जो है वो नकीरर के नाम के एक कवि थे, नकीरर। नकीरर नाम के कवि ने इन पहले 2 काव्य की रचना की है, जिसमें पहला जो काव्य है, एक्चुअली ये जो 10 काव्य है, उन 10 काव्यों में एक जो है वो स्थानीय युद्ध के देवता मरुगन, हम लोग जो है शिव भगवान के पुत्र कार्तिकेयन के बारे में जानते हैं ना। कार्तिकेय जो है, हम लोग कार्तिकेय के बारे में, भगवान कार्तिकेय के बारे में जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति थे। तो दक्षिण भारत में जो है कार्तिकेय को ही जो है मरुगन नाम से जो है पूजा जाता था और उन्हें युद्ध का देवता माना जाता था। तो पहला जो है वो पहला काव्य जो है वो देवता मरुगन के ऊपर है, युद्ध के देवता। शेष सारे जो काव्य हैं वो सारे काव्य जो है विभिन्न शासकों और अलग अलग विषय वस्तु पर जो है रचित है। इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि नकीरर ने पहला 2 काव्य की रचना की। इसमें एक काव्य, जो पहला काव्य है, उसमें मरुगन को समर्पित जो है कविताओं का संकलन किया गया है, जबकि दूसरा जो काव्य उसका था, उस दूसरे काव्य में नेंदू जेलियन नाम का जो शासक है, उस शासक के युद्ध के शिविर की चर्चा की गई है। जब वो शासक जो है युद्ध के लिए जाता है तो उसके शिविर में किस प्रकार जो है जो सैनिक और अधिकारी और शासक के द्वारा रंगरेलियां मनाया जाता है, उसकी चर्चा जो है इस दूसरे काव्य में की गई है। और
साथ ही साथ जो है एक देखो दो पक्ष को, इसमें दो पक्ष को दिखाया जा रहा है। एक पक्ष में दिखाया जाता है कि राजा जो है अपने युद्ध अभियान में, अपने शिविर में, है ना, विभिन्न प्रकार की रंगरेलियां मना रहा है और उसके अधिकारी, उसके सैनिकों को भी जो है ये इसमें जो है वो शामिल करता है। और इसके बिल्कुल दूसरी तरफ, इसके विपरीत परिस्थिति में कंट्रास्ट के रूप में जो है, जो राजा की पत्नी है, जो रानी है, वो किस प्रकार राजा के वियोग में, विरह वेदना में जो है अपना समय काट रही है, इसकी चर्चा जो है वो करता है। तो ये जो है दूसरा हो गया। तीसरा और चौथा काव्य जो है, फिर से इसको एक कवि रुद्रन कन्नार के द्वारा लिखा गया, ठीक है, रुद्रन कन्नार। और इसमें तीसरा जो काव्य है उसमें लगभग 500 कविता है। और इस कविता में कांचीपुरम जो उस समय का बहुत ही भव्य शहर था, उसकी अनेक विशेषताओं का जो है अलग अलग कविताओं में वर्णन किया गया है। जबकि जो रुद्रन कन्नार के द्वारा जो चौथा जो काव्य लिखा गया, वो चौथा काव्य में जो है प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें एक नायक और एक नायिका का जो बीच का जो चर्चा है, ठीक है, नायक जो है एक सैनिक है और उसे युद्ध में जाना है, और उसकी नायिका की इच्छा है कि वो युद्ध में नहीं जाए, वो उसके पास ही रहे। और इन कविताओं में विभिन्न भावों का जो है प्रदर्शन किया गया और अंत में दिखाया गया कि जो व्यक्ति है, जो सैनिक है, वो अपने प्रेमिका के से इतना ज्यादा प्रभावित है उसके प्रेम में कि वो युद्ध को का त्याग कर देता है, यानी वो युद्ध क्षेत्र नहीं जाता है और अपनी प्रेमिका के पास ही रहता है। यानी कि अलग अलग परिदृश्यों, अलग अलग बैकग्राउंड के ऊपर जो है अलग अलग जो है किताबों की रचना या काव्यों की रचना की गई है, ठीक है। उसी प्रकार से अन्य जो है अन्य जो दूसरे जो काव्य हैं, उन काव्यों में जो है और भी विषय वस्तु इसी प्रकार का लिया गया है, ठीक है। मुख्य रूप से चोल शासक, नेदुजेलियन, चेर शासक, है ना, और पांड्य शासक जो है, इन सारे शासकों के जो विभिन्न जीवन के संबंधित घटनाओं का जो है वर्णन काव्यों में किया गया है मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। एक दो काव्य ऐसे भी मिले हैं जिसमें एक कवि को कितनी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उसके बारे में लिखा गया है। तो इससे उस समय की सामाजिक स्थिति, है ना, जैसे जो जो कवि होते थे या जो शिक्षण के क्षेत्र में होते थे, ऐसे व्यक्तियों को कितनी कठोर जो है आर्थिक परिस्थितियों के सामना करना पड़ता था, बावजूद इसके वो किस प्रकार अपने रचनात्मकता का प्रयोग जो है अपने समाज और इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए करते थे, इन चीजों का जो है चर्चा इसमें किया गया है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कई किताब इनमें हम लोग अब इसको शॉर्टकट में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, नहीं तो समय थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मुख्य रूप से अगर हम लोग चर्चा करें तो मुख्य रूप से ये देखेंगे कि जो कविताएं लिखी गई थी, काव्य लिखी गई थी, इन कविताओं का मुख्य विषय वस्तु जो है वो ये था कि वो समाज की जो वर्तमान परिस्थिति है, वो समाज का जो वर्तमान स्वरूप है, उसको तो वो प्रदर्शित करते ही थे अपने कविताओं के माध्यम से, साथ ही साथ वो कुछ आदर्श भी अपने कविताओं के माध्यम से समाज के पास रखने का प्रयास करते थे। जैसे एक कविता हम लोगों को मिलता है, उसमें जो है एक आदर्श राजा का क्या जो है गुण होना चाहिए, उन गुणों की चर्चा जो है उसमें की जाती है कविता के माध्यम से। और इसके द्वारा हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो संगम कवि हैं, संगम काल के जो कवि हैं, उन संगम काल के कवियों ने अपने ऊपर इस चीज का उत्तरदायित्व ग्रहण किया कि हम न सिर्फ समाज के वर्तमान परिस्थितियों के विभिन्न पक्षों का जो है विवरण अपने ग्रंथों में करेंगे, अपने काव्यों में करेंगे, अपितु हम शासक, समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं, उनके उत्तरदायित्वों को कैसे उनको निभाना चाहिए, इसके लिए भी एक आदर्श स्थिति को तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज हुआ। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत के जो संगम ग्रंथ हैं, उन संगम ग्रंथों के में जो है, जैसे हम लोग का हिंदू धर्म में हम लोग ये नॉर्थ इंडिया में क्या देखते हैं, रामायण और महाभारत दो महाकाव्यों की चर्चा मिलती है। तो उसी प्रकार से जो है दक्षिण भारत में भी जो है कई नहीं, चार जो है
महाकाव्य की रचना की गई थी। और उन 4 जो महाकाव्य थे उसमें मुख्य रूप से जो है शिल्पादिकारम और मणिमेखलई का जो है चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी ये 2 जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिसमें जिसमें शासक के द्वारा जो है या उस जमाने में प्रेम की जो अनुभूति थी उसका वर्णन किया गया है, व्यापारिक स्थिति का वर्णन किया जाता था और साथ ही साथ जो है कैसे जो है सजा वगैरह का जो किसी व्यक्ति को सजा किस रूप में दिया जाता था, यानी न्यायिक प्रशासन के बारे में, न्यायिक प्रक्रिया के बारे में भी जो है किसी किसी कहानी के माध्यम से जो है उन विषय वस्तु को जो है उठाया गया है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि जो मणिमेखलई है शिल्पादिकारम में बेसिकली जो है नेंदुजेलियन और उसकी जो है उसकी जो पत्नी है उससे एक उत्पन्न मतलब एक्चुअली नेंदुजेलियन जो है एक वेश्या के साथ प्रेम में आ जाते आसक्त हो जाते हैं और उनसे उनको एक पुत्री की प्राप्ति होती जिसका नाम है मणिमेखलई। हम लोग देखेंगे कि इसमें जो कवि का जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, नायक है, उसको जो है फांसी की सजा दे दी जाती है दूसरे राज्य के शासक के द्वारा। तो शिल्पादिकारम में इसकी चर्चा होती है और उसके बाद एक दूसरा जो ग्रंथ लिखा जाता है मणिमेखलई, वो मणिमेखलई बेसिकली जो है उस शासक और उसकी जो वेश्या जो के साथ जो उसका विवाह हुआ था उससे जो उत्पन्न पुत्री है उसका नाम था मणिमेखलई। और मणिमेखलई के ऊपर जो है जो किताब या जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के प्रभावों को जो है दक्षिण भारत में हम लोग प्राप्त करते हैं। कि इस ग्रंथ मणिमेखलई में दिखाया जाता है कि मणिमेखलई जो है वो बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आती है और बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आने के बाद उसको जब राज दरबार में राज परिवार में जाने का अवसर प्राप्त होता है तो वो उसको जो है त्याग देती है और बौद्ध धर्म में ही दीक्षित होके श्रमण के रूप में अपना जीवन जीने को प्रेरित होती है। तो इस ग्रंथ से हम लोग को दक्षिण भारत में जो समाज है हिंदू धर्म का जो प्रभाव था उसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रभावों की जो है चर्चा देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग जो है साहित्य संगम काल का अलग अलग साहित्य की रचना की गई थी। इन साहित्यों और कविताओं के माध्यम से ही जो है हम तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। अब चूंकि धर्म की चर्चा हो रही है तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा जो है चर्चा हम लोग करना चाहेंगे कि एक कवि थे तिरुवल्लुवर, तुम लोग नाम सुने होंगे, दक्षिण भारत के बहुत कम कवियों की नाम हम लोग सुनते हैं, लेकिन उन कवियों में एक नाम जो है बहुत फेमस है जिनका नाम है कवि का तिरुवल्लुवर। उन्होंने कुरल नाम के ग्रंथ की रचना की है। इस कुरल नाम के ग्रंथ में विभिन्न जो संदर्भ हैं वो मुख्य रूप से जो हम लोग देखेंगे कि जो धर्म उत्तर भारत में जो धर्म ग्रंथ थे और जो अर्थशास्त्र है चाणक्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है जिसमें मौर्य शासन और उसके जो है सारे जो है गतिविधियों की चर्चा हम लोगों को जो है देखने को मिलता है। मुख्य रूप से कि एक शासन या जो चाणक्य के जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है उसको राजनीति शास्त्र का बेहतरीन ग्रंथ माना जाता है। एक शासक और एक राजा एक राज्य के लिए क्या महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं उसमें कई दिशा निर्देश जो है दिए गए। तो इसका प्रभाव भी दक्षिण भारत के राज्यों तक पड़ा था। तो तिरुवल्लुवर ने जब कुरल ग्रंथ की रचना की थी तो उसमें मुख्य रूप से उत्तर भारत में जो प्रचलित धर्म ग्रंथों की व्याख्या है उन धर्म ग्रंथों की व्याख्या, उसके बाद अर्थशास्त्र में जो विभिन्न पहलू हैं उसकी व्याख्या और साथ ही साथ हम लोग कामसूत्र नाम का ग्रंथ के बारे में जानेंगे वात्स्यायन द्वारा रचित। तो इन तीनों के समन्वय के आधार पे जो है कुरल नामक ग्रंथ की रचना की थी। यानी धर्म के विभिन्न पक्ष, राजनीति के विभिन्न पक्षों को जो है और समाज के नैतिकताओं को किस प्रकार से जो है स्थापित किया जाना चाहिए, इन सारे चीजों के बारे में जो है कुरल नामक ग्रंथ में चर्चा की गई है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आते हैं कि संगम काल में किस प्रकार का जो है राजनीतिक परिदृश्य था या उसके पहले थोड़ा सा अगर चर्चा करना चाहें
तो हम लोग देखेंगे कि संगम काल का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो 5 अलग अलग जो है भौगोलिक क्षेत्र के रूप में उसका वर्गीकरण किया गया था और उसके आधार पे वहां पे रहने वाले लोगों का जीवन का जो मतलब जीवन यापन का जो साधन था उसकी भी चर्चा जो है संगम साहित्य में हम लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता था, खास करके कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र काफी उपजाऊ था और वहां धान की प्रचुर मात्रा में खेती की जाती थी। एक जगह ऐसा चर्चा मिलता है कि एक हाथी जितने जगह पे बैठता है वहां से इतना अनाज या इतना धान की खेती होती है कि 7 व्यक्ति जो है आराम से खा सके। यानी कृषि का जो है उत्पादकता इतनी बेहतरीन थी संगम काल में, जिससे हम जो तत्कालीन समाज है उसमें भोजन की कोई समस्या नहीं थी। उस जो उपजाऊ क्षेत्र थे उस उपजाऊ क्षेत्र के लोग चूंकि लोहे के औजार से परिचित थे, तो लोहे के औजार से परिचित होने के कारण जो है वहां पे जो कृषि कार्य है काफी बेहतरीन होता था और सरप्लस खेती होती थी। यानी सरप्लस का मतलब क्या हुआ, अधिशेष, जितना स्थानीय लोगों की आवश्यकता थी अनाज की उससे कई गुना अधिक जो है अनाज का उत्पादन होता था। और नतीजा क्या था कि जब अधिशेष उत्पादन होता है तो वहां पे व्यापार एवं वाणिज्य का जो है विकास और दूसरे जो है शिल्प कलाओं का विकास जो है देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा क्षेत्र जो है वो बंजर क्षेत्र की चर्चा मिलती है। यानी कई ऐसे क्षेत्र थे जो जंगली और पथरीले स्थान थे जहां पे कृषि कार्य संपन्न नहीं हो सकता था, तो वहां के लोग जो है शिकार और वन उत्पादों के माध्यम से अपने जीवन यापन को जो है संपन्न करते थे। और ऐसे क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को अपनी आर्थिक संसाधनों की पूर्ति के लिए कई बार लूट मार का धंधा अपनाना पड़ता था। और खास करके वो लोग जो है जो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे आक्रमण करते थे और वहां के गाय वगैरह को उठाकर ले जाते थे ताकि उसके द्वारा जो है अपना जीवन निर्वाह का साधन जो है वो लोग प्राप्त कर सके। तीसरा जो क्षेत्र है वो तीसरे क्षेत्र की चर्चा हम लोग देखेंगे कि तटीय प्रदेश के रूप में होता है। ठीक है, तटीय प्रदेश जहां पे अनेक बंदरगाह थे और बंदरगाह क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से समुन्नत होता था। वहां पे व्यापार एवं वाणिज्य का जो है बेहतरीन जो है अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य एवं व्यापार होता था और इसलिए उस क्षेत्र में रहने वाले व्यापारिक और वणिक समुदाय जो है वो बड़ी मात्रा में जो है अर्थ यानी पैसा कमाते थे, जिससे राज्य जो है संपन्न होता था, संपन्न रहता था और स्थानीय लोगों को जो है अनेक आवश्यकताओं की वस्तुएं जो है विदेश से भी प्राप्त होती थी और यहाँ से विलासिता के जो वस्तुएं हैं उनको विदेशों को जो है भेजा जाता था। और ये व्यापार इतना समुन्नत था, इतना ज्यादा समुन्नत था कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और प्लिनी का जो ज्योग्राफी है और अन्य जो विदेशी ग्रंथ है उसमें ये चर्चा मिलती है कि ये व्यापार भारतीयों खास करके संगम क्षेत्र के व्यापारियों के लिए इतना लाभदायक था कि विदेशों का सारा सोने का मुद्रा जो है वो वहां पे संकलित होता जा रहा था। यानी कि विदेशी व्यक्ति जो है अपनी विलासिता की वस्तु खरीदने के लिए सोने का जो है सोने का सिक्का उनको देते थे, जिससे यह क्षेत्र काफी संपन्न हो गया था। चौथा जो क्षेत्र है वो चौथे क्षेत्र की चर्चा हम लोग देखेंगे कि वो मिलता है कि वहां पे कई जो है नदी, पोखर, तालाब यानी जल स्रोत थे। उन जल स्रोतों से बहुतायत मात्रा में जो है मछली पालन और मछली मारने का काम किया जाता था और स्थानीय जो मछुआरा समुदाय था वो काफी जो है खुशहाल था और मछली पालन और मछली मारने के द्वारा मछली के द्वारा जो है अपने वो बेहतरीन जो है जीवन का जो है जीवन यापन वो करता था। तो इनकी चर्चा हम लोगों को मिलती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि वहां की जो आर्थिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी। हम लोग देखेंगे, तुम लोग खास करके चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ते होंगे, ग्राम प्रशासन के बारे में। बेसिकली हम लोग भले ही संगम काल के शासकों के बारे में जो है राजा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक जो राजनीतिक जो संगठन है वो राजनीतिक संगठन मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे
कि वो चोल प्रशासन के ही जो ग्राम प्रशासन का जो व्यवस्था था, है ना, जो जो हम लोग कह सकते हैं कि मुखिया तंत्र, जैसे अभी पंचायत व्यवस्था हम लोगों के घर के अगल बगल की अगर देख लो, वार्ड पार्षद से लेके वार्ड कमिश्नर से लेके मुखिया, सरपंच, जिला परिषद का जो चुनाव है, तो उसी आधार पे जो है दक्षिण भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे ऊपर की जो प्रशासनिक इकाई जो है वो मंडलम था, यानी जो जो साम्राज्य था उसको मंडलम कहते हैं। वो कई छोटे छोटे जो है जिलों में विभाजित था जिसको नाडु कहा जाता था। नाडु के अंतर्गत कई नगर होते थे जिसको जो है कुर्रम के नाम से जाना जाता था। कुर्रम को जो है कुर्रम या फिर जो है उसके अधीन, मतलब एक तो नगर प्रशासन हो गया और उसके अलावा कुछ गांवों के समूह का अपना एक जो है प्रशासनिक महत्व था, और गांवों के समूह को जो है कोट्टम के नाम से जाना जाता था। और कोट्टम के नीचे जो सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम समूह के नीचे, वो होता था ग्राम। उस गांव को, गांव जो एक छोटी इकाई होती थी, उसके लिए हम लोग उर शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गांव का कैटेगराइजेशन 3 रूप में होता था। एक बड़ा गांव, एक मझले स्तर का गांव और एक छोटे स्तर का गांव था। जो सबसे बड़ा गांव होता था उसको पेरूर कहा जाता था, मध्यम स्तर के गांव को सिरूर कहा जाता था और छोटे गांव को मुदुर कहा जाता था। हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक गांव की जो इकाई होती थी, प्रशासनिक इकाई, वो एक चबूतरा पर बैठ के जो है सारे जो महत्वपूर्ण विषय है उस पे वो लोग चर्चा करते थे। और वो जो चबूतरा जहाँ पे वो लोग जो है बैठते थे न्याय निर्णय के लिए, या विभिन्न जो सामाजिक, आर्थिक और गांव की समस्याओं और उसके समाधान पर विचार विमर्श करने के लिए, तो वो जो जिस चबूतरे पे बैठते थे उसको पोतियल का कहा जाता था। ठीक है। और वो जो सभा होता था, ग्राम का सभा, उसको अवई नाम से जाना जाता था। हम लोग देखेंगे कि कई अवसर पे मनरम शब्द का इस्तेमाल जो है ग्राम सभा के लिए किया जाता है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे जरा और समझते हैं। ठीक है। मुखिया तंत्र बेसिकली जो है वो अगर देखेंगे तो वो वंशानुगत जो परंपरा है वहां पे देखने को मिलता है। यानी एक अधिकारी, एक राजा का पुत्र उसका राजा होता था, अधिकारी का पुत्र उसका अधिकारी होता था, है ना। कुछ कुछ जो है अगर अपवादों को छोड़ दे तो वंशानुगत रूप से जो है ये परंपराएं जो है, ये जो कुर्सी है वो बटा होता था। हम लोग देखेंगे कि जो राजा या अन्य जो प्रशासनिक इकाई है वो लोग जो है विभिन्न प्रकार के टैक्स लेते थे, कर लेते थे, ताकि वो प्रशासनिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। और इसमें कई तरह का जो है टैक्स है, जैसे शिल्पकारों से टैक्स, कृषि कार्य करने वाले जो किसान हैं उनसे जो कृषि कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, वो टैक्स। हम लोग अभी चर्चा किए थे कि युद्ध में भारी लूटपाट की जाती थी। उस लूटपाट को जो है अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता था। कुछ हिस्सा किसान सैनिक का होता था, कुछ हिस्सा जो है वो शासक का होता था, कुछ जो है अधिकारी का होता था, और कुछ जो है राजकीय जो कोष है ना, कोषागार, वहां पे उसको एकत्र किया जाता था। यानी युद्ध के द्वारा जो संपत्ति अर्जित होती थी उससे भी राज्य को जो है बड़ी मात्रा में जो है आमदनी प्राप्त होती थी। ठीक है। उसी प्रकार से कई अधीनस्थ शासकों के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा जो है समय समय पे पर्व त्योहार या राजा के जन्मदिन या फिर उसका जो है सिंहासन ग्रहण करने का जो वर्षगांठ होता था, ऐसे कई आयोजनों पर उनको जो है बलि स्वरूप यानी उपहार स्वरूप जो है टैक्स प्राप्त होता था, और इस टैक्स को इरई कहा जाता था। देखो नाम थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, अदरवाइज हम लोग जितने चीज जो है इतिहास के अन्य क्षेत्र में, हम लोग उत्तर भारत के इतिहास के बारे में जो जो पक्ष को समझे हैं उसी को जो है यहाँ पे उसी रूप में थोड़ा सा हम लोगों को देखने को मिलता है। सिर्फ उसके शब्दों पे हम लोगों को केंद्रित करना है, और वो शब्द जो है हमको किताब के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। तो हम लोगों को किताब पढ़ने पर थोड़ा सा इस विषय पे जो संगम काल है उस पर थोड़ा किताब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग जो है तरीकों से जो है व्यक्ति और समाज जो है धन एकत्र करता था। व्यापार पे विभिन्न प्रकार का टैक्स लगाया जाता था व्यापारियों पर।
जो मछली मारने वाले मछुआरे हैं उनसे टैक्स लिया जाता था, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जिन स्रोतों से आर्थिक गतिविधि संपन्न होती है, जीवन यापन का साधन प्राप्त होता है, उन सारे साधनों पर जो है राज्य के द्वारा टैक्स लगाया जाता था। और उस टैक्स के से जहां एक ओर सेना का खर्च होता था, प्रशासन का खर्च चलता था, उसके साथ ही साथ उस पैसे का इस्तेमाल जो है शासन के द्वारा जन कल्याण संबंधी कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता था। जन कल्याण संबंधी कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता था का संदर्भ यह है कि सड़क का निर्माण हो गया, नाली की का निर्माण और उसकी साफ सफाई हो गई, है ना, सड़कों का मरम्मत हो गया, सड़कों के किनारे जो है फलदार वृक्ष, छायादार वृक्षों का निर्माण हुआ, सराय सराय की स्थापना, या यात्रियों के पीने के लिए सड़क के किनारे कुओं की स्थापना, पशु और मनुष्य दोनों के चिकित्सा के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था, इन सारे चीजों की व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा किया जाता था। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो ये देखें कि सामाजिक संगठन की जब बात करें, सामाजिक संगठन की जब बात, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि चूंकि दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त्य के द्वारा जो है, जो उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत तक ले जाया गया था, और वहां पे दक्षिण भारतीय जो परिक्षेत्र है वहां पे भी उत्तर भारत के समान ही जो है समाजों का विभाजन जो है होता था। तो उस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो श्रमण होते थे, जो विद्वान होते थे, उनको जो है काफी सम्मानजनक स्थिति प्राप्त था। यानी कि समाज का एक जो वर्ग है वो बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा के जो है वितरण में शामिल था, और उसको समाज में काफी अधिक जो है सम्मान प्राप्त था। दूसरा वर्ग जो है वो जिस प्रकार हम लोग क्षत्रिय को जानते हैं उत्तर भारत में वर्ण विभाजन के आधार पे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी जो है कई जो क्षत्रिय मूल के जो सामाजिक समूह थे वो वहां रहते थे, और ये मुख्य रूप से वहां के प्रशासनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वो सेनापति के रूप में, अधिकारी के रूप में, राजा के सहायक मंत्रियों के रूप में, है ना। तो इस रूप में जो है वो लोग काम करते थे, और इनको जो है हम लोग देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार का जो सेना जो होता था उसमें वो लोग जो शामिल होते थे, तो वो जो दूसरा वर्ग था क्षत्रियों का, वो क्षत्रिय वर्ग जो है दक्षिण भारत में भी उसी प्रकार जो है सेना और सुरक्षा और प्रशासन के संबंधित जो कार्य हैं उसमें वो शामिल होते थे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में कई शिल्पकारों के समूह के बारे में चर्चा होती है। जैसे बढ़ई है ना, बढ़ई को तच्चन कहा जाता था। उसी प्रकार से लोहार है, उसको कोल्लन कहा जाता था। ठीक है, तो अलग अलग शब्द है, लेकिन समझने का बात यह है कि जिस प्रकार उत्तर भारत में हम लोग विभिन्न प्रकार के शिल्प समूहों के विकास के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी बढ़ईगिरी, उसी प्रकार से लोहारगिरी, चर्म का काम करने वाले चमारों का समूह, उसी प्रकार से लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई थे, रथ बनाने वाले रथकार थे, है ना। अलग अलग जो है जो आवश्यकताओं की अलग अलग जो वस्तुएं होती थी, जैसे आभूषण वगैरह का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण जैसे आजकल सुनार करता है, उसी प्रकार उस जमाने में भी जो है विभिन्न प्रकार के जो है आभूषणों के निर्माण के लिए सुनारों का शिल्प समूह था। और ये जो शिल्पकारों का समूह था वो पूरे समाज को कृषि के अलावा जो है प्रमुख रूप से आर्थिक संसाधन और आर्थिक गतिविधियों में शामिल करता था। हम लोग देखेंगे कि हर प्रकार के विशेष शिल्प समुदाय का अपना एक बड़ा संगठन होता था, और उस संगठन को हम लोग श्रेणी के रूप में जानते हैं। ये श्रेणी जो है वो सारे एक ही प्रकार के शिल्प समुदाय के सारे नियम कानूनों की जो है का निर्धारण वो करता था, और इसके माध्यम से वो जो है उनकी समस्याओं का भी समाधान करता था, और उसकी वस्तुओं को किस प्रकार जो है सुविधा पूर्वक बाजार में आसानी से बेचा जा सके इसकी व्यवस्था करता था। उसके समाज जो होते थे, जैसे बढ़ई जाति का एक समाज हो गया, लोहार जाति का एक समाज हो गया, तो उसके जो विभिन्न नियम कानून है उसका भी निर्धारण श्रेणी करता था।
और श्रेणी के जो प्रमुख होते थे उसको श्रेष्ठी कहा जाता था। यहाँ जो श्रेणी है उसको हम लोग देखेंगे कि आगे चल के इतना ज्यादा धनवान हो जाता है कि वो बैंक के रूप में काम करता है और अपने समाज के लोगों को व्यापार और वाणिज्य के लिए जो है विभिन्न प्रकार का लोन देता है। जिस प्रकार आजकल का बैंक काम करता है उसी प्रकार का ये श्रेणी संगठन भी जो है बैंक के रूप में काम करता था। कई मंदिरों का रखरखाव, जैसे हम लोग आज तुम लोग नोबेल प्राइज के बारे में जानते हो कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमो की खोज की थी और उससे उसको इतना पैसा मिला कि उसकी वो जो है उस पैसे को फिक्स करवा दिया और उसके सूद पे या उसके मरने के बाद जो है सरकार के द्वारा जो है उसके पैसे को फिक्स करवा दिया गया और उस फिक्स किए गए पैसे पे जो इंटरेस्ट आता है उसी इंटरेस्ट से जो है आज जितना भी नोबेल प्राइज में अवार्ड मिलता है वो सिर्फ उसका सूद का पैसा से मिलता है। तो दक्षिण भारत का जो विभिन्न प्रकार का श्रेणी था वो भी जो है कई मंदिरों को बड़ी बहुतायत मात्रा में दान देता था और दान के पैसा को फिक्स रख के उसके सूद से जो है मंदिर के खर्च को मेंटेन करने की व्यवस्था करता था। इस रूप से हम लोग देखेंगे कि श्रेणी विभिन्न प्रकार के शिल्पकारों का समूह जो है वो वहां पे था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कई जगह जो है वस्त्र का व्यापारी था, कुछ डाकुओं का भी समूह था वहां पे, जो एक सामाजिक समूह के रूप में जो है वन क्षेत्रों में हम लोग बात की थी कि जहाँ पे कहा जंगलों में जो रहने वाले लोग थे उनके लिए जीवन यापन का साधन थोड़ा कठिन होता था। तो वो लोग जो है डकैती जैसे जो है दुरूह कार्य भी जो है संपन्न करते थे और उससे व्यापारियों को लूटते थे, गाँव में आक्रमण करके गाय वगैरह को उठा के ले जाते थे। तो इससे जो है ये सारा जो है अर्थव्यवस्था का या समाज का अलग अलग वर्ग का जो हम लोग विभाजन कर रहे हैं इसको देख रहे हैं। कई लोग मनोरंजन के कार्यों में कई लोग मनोरंजन के कार्यों में जो है संलग्न होते थे और उनसे अपना व्यापार जो है या अपना जो है अर्थ जो है या पैसा कमाने का काम करते थे। इसमें मुख्य रूप से नृत्यांगनाओं का चर्चा मिलता है। कई प्रकार के जो जादूगर का जैसा होता है या हम लोग देखते हैं सर्कस वगैरह जैसे जो है छोटा छोटा सर्कस का रूप हम लोग देखते हैं बाजार में बच्चों को या समाज के लोगों को इंटरटेन करने के लिए। कुछ जो है समाज का जो कुछ जनजातीय लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर जो है रोजगार प्राप्त करते हैं। तो उस तरह का समाज जो है लोग भी था। कृषक जो है एक महत्वपूर्ण जो है सामाजिक इकाई थी कृषकों की, जो कृषि कार्य के द्वारा जो है बहुतायत मात्रा में अनाज उत्पादन करता था ताकि स्थानीय स्तर पे जो भोजन की कमी जो है किसी को प्राप्त समस्या नहीं हो। हम लोग देखेंगे उस प्रकार उसी के बाद कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह ही जो है कई सामाजिक जो है जो विवाह के नियम थे। जिस प्रकार उत्तर भारत में 8 विभिन्न प्रकारों का विवाह होता प्रचलित था, उन्हीं 8 विवाहों का प्रकार जो है दक्षिण भारत में भी हम लोगों को देखने को मिलता है और इसमें जो है अलग अलग स्वरूप है। जैसे कुछ में माता और पिता की आपसी सहमति से विवाह संपन्न किए जाते थे, है ना, जो सबसे ज्यादा उचित और योग्य माना जाता था। उसके बाद कई अवसरों पे बलात् जो है किसी को उठाकर किसी स्त्री को उठाकर कोई शक्तिशाली व्यक्ति ले जाता था और उससे जबरदस्ती शादी कर लेता था। कई शादी का एक प्रकार में गंधर्व विवाह था, प्रेम विवाह जिसको हम लोग कहते हैं, यानी जो युवक और युवती है दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़कर अपने परिवारों की इच्छा के विरुद्ध जाकर जो है स्वेच्छा से विवाह कर लेते थे। कई अवसरों पे हम लोग देखेंगे कि कई अमीर लोग जो है पैसे देकर स्त्री को खरीदते थे और उससे विवाह करते थे। यानी कि समाज में जो 8 प्रचलित विवाह के प्रकार हैं वो 8 विवाह के प्रकार दक्षिण भारत में भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है सामाजिक समूह था और उन सामाजिक समूहों की जो है चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। समय कम है अमिताभ सर, 5 मिनट का समय है। थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा है, हम अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कैसे करना है अमिताभ सर, कुछ गाइडलाइंस देंगे? हालांकि लगभग संपन्न हो गया। चलो 2-4 मिनट और हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत में जो व्यापारिक जो चर्चाएं हैं विभिन्न प्रकार के बंदरगाहों की, उसकी चर्चा हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है। धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो दक्षिण भारत है उसमें
जो चूंकि युद्ध बहुत अनवरत होता रहता था, इसलिए दक्षिण भारत में युद्ध के देवता के रूप में मरुगन की पूजा होती थी और उसको संकेत के रूप में मुर्गा जो है उसका प्रतीक चिन्ह है, तो उसकी पूजा की जाती थी। दूसरा चीज जो प्रमुख जो आर्थिक गतिविधि था, वो प्रमुख आर्थिक आर्थिक गतिविधि जो है वो कृषि था और कृषि के लिए वर्षा जो है अति आवश्यक माना जाता था। तो इसलिए दक्षिण भारत के लोग जो है वो इंद्र देवता की पूजा करते थे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में चूंकि उत्तर भारत के जो हिंदू धर्म का प्रसार हुआ था, तो हिंदू धर्म के जो वैदिक काल का जो जितने भी देवी देवता थे, उन देवी देवताओं का भी पूजा जो है वहां पे किया जाता था। हम लोग देखेंगे कि जो मरुगन है उनको सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उनको मरुगन के अलावा सुब्रमण्यम के अलावा वेलन नाम का भी जो है चर्चा मरुगन के लिए होता है। और उनकी पत्नी कुर्वस नाम से जानी जाती थी, उनकी भी पूजा दक्षिण भारत में होता था, ठीक है। इंद्र का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इंद्र के लिए जो मंदिर स्थापित होता था उसको वज्रकोटम कहा जाता था। वरुण की पूजा होती थी, ठीक है। विभिन्न प्रकार के अन्य जो उत्तर भारतीय देवी देवता है उसकी पूजा होती थी। चेचक हम लोग देखते हैं ना, उत्तर भारत में अभी चेचक होता है, बोलते हैं माता निकल गई, तो शीतला माता की पूजा करते हैं। तो उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी विभिन्न रोगों से बचाव के लिए देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें मरियम्मा वो मुख्य रूप से चेचक की देवी होती थी। अगर किसी को चेचक हो जाता था तो वो मरियम्मा देवी की पूजा करती थी। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तिरुमल, है ना, यलम्मा जैसे अन्य देवी देवता जो है उसकी चर्चा यहाँ पे की जाती है। कोरवई एक जो है देवी थी, कोरवई, वो कोरवई देवी विजय की देवी मानी जाती थी। तो युद्ध के लिए जो लोग निकलते थे, वो सैनिक, राजा और जो सेनापति होता था, वो सामूहिक रूप से कोरवई देवी की पूजा करते थे, ताकि उनको सामूहिक रूप से युद्ध में विजय प्राप्त हो सके। टॉपिक में कुछ बचा, लेकिन आज एक क्लास में जितना संभव हो सकता है उतना मैंने प्रयास किया, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो फिर कभी हम लोग नेक्स्ट टाइम जब हम लोगों को ये सुविधा प्राप्त होगा मिलने का, तो उसमें हम कोशिश करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है तुम लोगों के। हाँ बढ़ई और लोहार को क्या कहा जाता था? बढ़ई बढ़ई के लिए हम लोग तक्षण, संयुक्त तक्षण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और लोहार के लिए कोल्लन, आपका आवाज संयुक्त थोड़ा लगा है। कोल्लन, लोहार के लिए कोल्लन और बढ़ई के लिए तक्षण। देखो इस शब्द में मत जाओ, वो सब मिल जाएगा तुमको। हम क्या कहे, फैक्ट को समझो, और वर्ड के लिए तुमको किताब पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। गूगल वगैरह, गूगल पे जाओगे तो थोड़ा सा मटेरियल मिलेगा, लेकिन वो बहुत परफेक्ट नहीं है। हम अमिताभ सर को जो है इसका नोट्स बुक का अगर बोलो तो तुम लोग को व्हाट्सअप हम अमिताभ सर को कर देंगे। अगर वो किसी कोई माध्यम से तुम लोग को प्रस्तुत करवा सके तो फिर वो देख लेंगे अपने स्तर पे, ठीक है। आज का क्लास इतना ही, ठीक है। फिर नया क्लास क्लियर दे यार। थैंक यू। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अब 2 मिनट है। सर, नया क्लास इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा? इसमें आता है जनरली संगम काल के समाज के बारे में चर्चा करें, है ना। तो सामाजिक परिस्थितियों के बारे में तो हम लोग सारे चीज को संक्षेप में कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन होगा तो उसको समाज के लिए केंद्रित करेंगे। हाँ अमिताभ सर, कोई गाइडलाइंस? बस थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। स्टूडेंट्स अवनीश सर ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो, अवनीश सर ज्वाइन कर चुके हैं। अवनीश सर आप लोग का नेक्स्ट क्लास लेंगे। अवनीश सर। जी सर। हाँ स्टार्ट कर दीजिए सर। ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर। सब लोग को आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके सर। चलिए अब आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है वाणिज्यवाद। इंग्लिश में इसका मीनिंग है
मर्केंटिलिज्म। तो ये जो टॉपिक है भारत का टॉपिक है नहीं, विदेश का टॉपिक है। यूरोप का जो इतिहास आप लोग के सिलेबस में है यानी पेपर 2 में, उसका ये टॉपिक है। इस साल के लिए मर्केंटिलिज्म टॉपिक पे क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। इस साल के लिए VVI क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ठीक तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। इस साल है, संभावना है इसके आने का, तो आप लोग लिखने की स्थिति में रहेंगे तो बेहतर होगा। इजी है टॉपिक, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स भी नहीं है। जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी नाम याद रखना होता है, डेट्स वगैरह रिमेम्बर करना पड़ता है। इसमें उस तरीके का नहीं है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। पॉइंट्स वगैरह ध्यान में अगर रह गया तो आप लोग इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली यूरोप से संबंधित है। हमारे यहाँ जो मॉडर्न एज चालू होता है वो जनरली माना जाता है कि जब मुगल का पतन हो गया, जब ब्रिटिश आए, तो उसके बाद हमारे यहाँ भारतीय इतिहास में मॉडर्न एज समझा जाता है। यूरोपीय इतिहास में जब मॉडर्न टर्म को अप्लाई करते हैं तो वो हम लोगों से लगभग 200-300 साल पहले ही आ गया था उन लोग के समाज में, 1500 के आसपास में। तो आप लोग का जो सेकंड पेपर है वो भी 1500 से लेके 1800 के बीच में जो पश्चिम का उदय है, ये आप लोग का सेकंड पेपर में है। उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, पुनर्जागरण है, धर्म सुधार है, पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गया। वो हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये इकोनॉमिक हिस्ट्री है, आर्थिक इतिहास है। 3 टॉपिक है इसमें बेसिकली। कल के क्लास में अमिताभ सर आप लोग को पढ़ाए होंगे कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, वाणिज्यिक क्रांति, एक ये टॉपिक है। आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म, एक ये टॉपिक है। और कल के डेट में हम ही पढ़ाएंगे आप लोगों को कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, पूंजीवाद का उदय। तो ये जो तीनों टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक बेसिकली कहिए तो सहोदर भाई की तरह है, अलग नहीं कर सकते हैं, कोई एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, सब एक दूसरे में मिला जुला है, सब एक दूसरे में आच्छादित है, ओवरलैप करता है। तो अगर आप एक भी चीज को अच्छे से समझ जाएंगे तो उसी का जो पॉइंट्स है वो सारे टॉपिक में थोड़ा ऊपर नीचे करके शामिल हो जाता है। कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन जैसे इसके उदय का क्या कारण रहा वो कमोबेश सबका सेम है। पतन कैसे हुआ उसमें 1-2 टॉपिक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो कोर क्रक्स का जो चीज है अर्थव्यवस्था में, वो ये तीनों टॉपिक है। 3 अलग अलग टॉपिक आप लोग को हो गया। पहला हो गया वाणिज्यिक क्रांति, कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, कल पढ़ाए आप लोग अमिताभ सर। आज हम पढ़ाएंगे वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म, और कल हम ही पढ़ाएंगे पूंजीवाद का उदय। ये तीनों टॉपिक कमोबेश एक जैसा ही है। तो चलिए तो फिर वाणिज्यवाद स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को जो हम लोग पढ़ेंगे सुविधा के लिए हम इसको 4-5 सब टॉपिक में पढ़ाएंगे, बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि आखिर वाणिज्यवाद क्या है, और वाणिज्यवाद के जो दर्शन है या वाणिज्यवाद का जो सिद्धांत है वो क्या क्या है, पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड में आएंगे कि ये जो दर्शन और सिद्धांत दिया गया है तो उसके आधार पर वाणिज्यवाद की 3 विशेषताएं जो है इतिहास में इतिहासकारों के द्वारा बताया गया, तो वो 3 विशेषताओं को हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे कि वाणिज्यवाद का जो उदय हुआ उसके कारण क्या थे, पॉइंट वाइज बताएंगे, 3-4 कारण है वो बता देंगे। उसके नेक्स्ट जब चलेंगे तो ये वाणिज्यवाद जो चीज था वो यूरोप के विभिन्न देशों में क्या एक जैसा ही था या अलग अलग उसका स्वरूप रहा, वो डिस्कस करेंगे। 4-5 कंट्री को हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो है
डिक्लाइन जो होता है वाणिज्यवाद का, मर्केंटलिज्म जो डिक्लाइन हो जाता है, ये वाला जो विचारधारा है वो डिक्लाइन हो जाता है, उसके जगह कोई नया विचारधारा आ जाता है। तो क्यों डिक्लाइन हुआ, इस रीजन को देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 रूप में हम लोग इसको जो है देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग ये समझने का कोशिश, हम समझाने का कोशिश करते हैं आप लोग को, वाणिज्यवाद टर्म का मीनिंग क्या है। देखिए बहुत सिंपल, एक लाइन में इसका मीनिंग समझिए। कलेक्शन ऑफ प्रीशियस मेटल्स, बहुमूल्य धातुओं का संग्रह। अगर एक लाइन में कोई पूछे वाणिज्यवाद का अर्थ क्या है, तो आप सीधा सीधे उसको बोल दीजिए कि बहुमूल्य धातुओं का संग्रह करना। ये सिद्धांत हो गया, ये सिद्धांत का क्रक्स हो गया, ये सिद्धांत का कोर पॉइंट हुआ। यानी बहुमूल्य धातुओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ प्रीशियस मेटल्स। तो प्रीशियस मेटल्स में क्या क्या आता है? सबसे प्रीशियस मेटल आपको सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा जवाहरात। तो ये बहुमूल्य धातुएं हैं। चूंकि इनका उत्पादन पूरे विश्व में बहुत लिमिट है, इसीलिए इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे कि 10 ग्राम पेपर में पढ़ते होंगे न्यूज में कि 10 ग्राम सोना का कीमत लगभग 55-56 हजार। सोचिए 10 ग्राम कितना छोटा अमाउंट है, 10 ग्राम का कीमत 55-56 हजार है। तो एक वाणिज्यवाद जो कॉन्सेप्ट आया, ये ऐसे समाज में नहीं आ गया कि उछलते कूदते आ गए। हुआ क्या, यूरोप में जितनी भी घटनाएं घटी, फ्रांसीसी क्रांति हो, पुनर्जागरण हो, प्रबोधन हो, या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भी चीजें बदली है, उसके पीछे में जो सबसे बड़ा रीजन रहा है, जो हम लोगों के देश में अनुपस्थित था, उन लोग के पास था। वो रीजन ये था, वहाँ दार्शनिक लोग थे, फिलोसफर्स थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, और उन्होंने उस समय में अपना दर्शन दिया, उन्होंने अपना किताब लिखा। तो उनके द्वारा बीच बीच में जो बातें बताई गई, जैसे रूसो का नाम सुने हैं, वोल्टेयर का नाम सुने हैं, मॉन्टेस्क्यू का नाम सुने हैं। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, हम जैसे जस्ट इसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि वोल्टेयर जो दार्शनिक था, फिलोसफर था, वो बाद के समय में 1800 के आसपास में वो लोग चर्च को बिल्कुल डिनाई कर दिया। अभी आप लोग पढ़ लिख लिए हैं तो थोड़ा ये क्वेश्चन करते होंगे कि नहीं नहीं, ये कर्मकांड ठीक नहीं है, ये कैसे रीजनेबल हो सकता है, ये सही नहीं है। क्योंकि अभी के दौर से कंपेयर मत कीजिए। सोचिए 300-400 साल पहले कोई बताने वाला ही नहीं था कि ये सब चीज गलत है। तो यूरोप के समाज का एक बेनिफिट रहा, कहिए तो वो लोग खुशकिस्मत रहा इस चीज के लिए कि उन पूरा यूरोप का समाज गलत है। लोग पढ़ता था तो उनको समझ में आता था कि नहीं, चीजें कुछ है, कुछ गलत है। तो जिधर हुआ वो लोग पढ़ लिख के, इसीलिए वो हम लोगों से पहले डेवलप कर गया। तो ये जो वाणिज्यवाद का कॉन्सेप्ट है, ये भी ऐसे स्वतः स्फूर्त कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं आया। वाणिज्यवादी कुछ दार्शनिक लोग थे जिनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लोगों के सामने रखा गया, समाज के सामने रखा गया, राजाओं के सामने रखा गया। जो मर्केंटलिस्ट लोग बने, वो ये दार्शनिक लोग थे। तो इनके द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि नहीं, मर्केंटलिज्म जो है ऐसे होना चाहिए, ये हमारे राष्ट्र के लिए उचित है। तो ये कौन कौन लोग थे, पहले उनका नाम जान लेना ठीक रहेगा। तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, 5-6, ज्यादा लोग का नाम नहीं लिखाएंगे आप लोग को, 4-5 लोग ही है जो इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। वाणिज्यवाद का सिद्धांत क्या था, वाणिज्यवाद का सिद्धांत अभी तुरंत डिस्कस करते हैं। तो ये जो दार्शनिक लोग थे, उनमें इंग्लैंड का एक व्यक्ति था, उसका नाम था टॉमस मून। टॉमस मून ये इंग्लैंड का था। फिर इंग्लैंड का ही दूसरा था, उसका नाम था जोसिया चाइल्ड। Again repeat, please sir, again repeat. टॉमस मून, टॉमस मून। नेक्स्ट जोसिया चाइल्ड, जोसिया चाइल्ड, ये दोनों इंग्लैंड का हो गया। फ्रांस का नोट कीजिए, फ्रांस का है कोलबर्ट,
इसका नाम सुने होंगे आप लोग, कोलबर्ट, जेबी कोलबर्ट। इटली का एक है, उसका नाम था एंटोनियो सीरा, एंटोनियो सीरा। नीदरलैंड का एक व्यक्ति था, उसका नाम है विट, जॉन डी विट, जॉन डी विट। और प्रसा एक राज्य है जो अभी आधुनिक टर्म में उसको सर, बोले तो जॉन डीविड कहाँ का था? नीदरलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड और डच तीनों एक ही कंट्री का नाम है। जो आप लोग समझिए, हॉलैंड बोलिए तो हॉलैंड, नीदरलैंड बोलिए तो नीदरलैंड, या डच जिसको बोलते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था ना भारत, तो डच हो गया, डच, डच इक्वल टू हॉलैंड इक्वल टू नीदरलैंड, तीनों एक ही कंट्री का नाम है। और प्रसा यानी जर्मनी का था पीटर द ग्रेट, पीटर द ग्रेट, प्रसा जर्मनी, प्रसा अब नहीं रहा, अब जर्मनी हो गया है। तो ये दार्शनिक लोग थे जिनके द्वारा जो है ये सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था, वाणिज्यवाद। अब जर्मनी क्या बोले? पीटर द ग्रेट, पीटर द ग्रेट। चलिए, ये जो वाणिज्यवाद है और कमर्शियल रेवोल्यूशन, मर्केंटलिज्म और कैपिटलिज्म, ये तीनों का जो टाइम है, ये टाइम पीरियड है आपको 1500 से लेके 1800 ईस्वी, तीनों का। ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सर विलियम पैटी भी तो सर प्रमुख विचारक थे जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड का उपयोग किए थे प्रथम बार। तो वाणिज्यवाद में कहाँ है वो? सर वाणिज्यवाद का विचारक सर विलियम पैटी। विलियम पैटी मिला तो नहीं है कहीं। एंड्रोनी, देखो बहुत सारे हैं, हम सबका तो नोट नहीं किए हैं। जो मेन रहा है, जो नाम इजीली हम लोग के सामने अवेलेबल है, जो आराम से याद किया जा सकता है बुक में लिखने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही 4-5 का नाम हम आपको नोट कराए हैं। बाकी अगर निकाला जाए तो करीब 20-25 राइटर हैं जो बुक में दिया हुआ है। अगर बोलो तो फिर पूरा क्लास उसी पे हो जाएगा। एडम स्मिथ बाद में आया है, वो अभी हम चर्चा करते हैं। ये 5 लोग का नाम याद रखो, इजी है, टॉमस मून है, जोसिया चाइल्ड है, ये सब एग्जाम में लिखना तो बेहतर रहेगा। बाकी अगर तुम्हारे पास ज्यादा नाम याद रहे तो बहुत खुशी का बात है, जितना अधिक लिख सको उतना अच्छा बात है। अब देखो, ये जो वाणिज्यवाद का जो सिद्धांत है, ये आर्थिक विचारधारा, एक डॉक्ट्रिन है, एक तरह का विचारधारा है। ये पूरे समाज का विचारधारा है, पूरे राष्ट्र का विचारधारा है। इसमें ये कहा गया कि हम लोगों का राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र बने। तो मजबूत राष्ट्र कैसे बने? तो मजबूत राष्ट्र बनने के लिए इन विचारकों के द्वारा एक बात कहा गया कि जिस राष्ट्र के पास जितना अधिक सोना चांदी यानी प्रीशियस मेटल रहेगा, वो राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। अब हर चीज का लिमिटेशन है, हर किसी के पास तो सोना चांदी का खान नहीं निकल जाएगा कि वो उससे निकाल के अपने देश में भरते रहे। अब वो राष्ट्र जिसके पास सोना चांदी का खान है नहीं, तो वो कैसे, कहां से प्राप्त करें? तो उसके द्वारा ये सिद्धांत, इन दार्शनिकों के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया कि वो लोग जो है ट्रेड करे, व्यापार करे उन क्षेत्रों से, उन देशों से जहां पर ये प्रीशियस मेटल्स मिलने का संभावना हो। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि जब ट्रेड होगा तो वो बायलैटरल होगा, हम आपको देंगे, आप हमको देंगे बदले में कुछ। तो बोला कि नहीं, हम लोगों को ट्रेड इस हिसाब से करना है कि वो फेवरेबल ट्रेड हो, यानी हम लोगों के फेवर में ट्रेड हो, आपके उनके फेवर में ना हो, जिस देश से हमको ट्रेड करना है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट रेगुलेशन का। तो गवर्नमेंट बहुत सारे रेगुलेशन बनाएंगे जिसमें निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाएगा और आयात को जो है डिस्करेज किया जाएगा। तो बहुत सारे नियम कानून बना के ऐसी नीतियां लाई जाएगी कि बाहर का सामान हम लोग के पास उधर से
सिर्फ रॉ मटेरियल्स आए, कच्चा माल, और बाकी जो तैयार गुड्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड है, वो अगर हम लोग के देश में ज्यादा आने लगेगा तो उसके बदले में हम लोग को कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा, तो हमारा संपत्ति बाहर चला जाएगा। इसको ऐसे समझिए, देखिए आप लोग हर कोई अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों का नाम सुने हैं, खूब खरीदारी करते होंगे, बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाता है, बुक्स भी मंगाते होंगे, मोबाइल लैपटॉप हर कुछ, हर सारा गजेट्स इस पे अवेलेबल है। आप लोग सुने हैं या नहीं सुने हैं, लेकिन एक ये हमेशा चर्चा रहता है कि हम लोगों को फ्लिपकार्ट से ज्यादा परचेज करना चाहिए, फ्लिपकार्ट के ऊपर में अमेजन पे कम करना चाहिए। वजह उसके पीछे ये बताया जाता है कि अमेजन एक बाहर का कंपनी है, अमेरिका का कंपनी है, वो यहाँ पर अपना बिजनेस दे रहा है एक इंटरमीडियरी के रूप में, एक मध्यस्थ है, वो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, उसके बदले में वो उन लोगों से चार्ज लेता है। हम लोगों से तो कोई चार्ज नहीं लेता है, जो जिनके द्वारा बिक्री किया जाता है उन लोगों से कुछ चार्ज लिया जाता है। तो अमेजन को जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट लेके तो वो अपना देश चला जाएगा, भारत में तो रहा नहीं। तो भारत का कहीं न कहीं ठीक ठाक हिस्सा पैसा डॉलर में कन्वर्ट करेगा, वो लेके चला जाएगा अमेरिका। तो अंत फायदा किसको हुआ? अंत फायदा हुआ वहां को, अमेरिका को। अगर हम लोग फ्लिपकार्ट पे खरीदारी करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये यहीं का कंट्री है, भले अब इसका कुछ हिस्सा अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन फिर भी शुरू में जब ये बिल्कुल स्वदेशी था तो कहा गया कि फ्लिपकार्ट पे अगर हम लोग कुछ करते हैं खरीदारी, और जो भी बेनिफिट फ्लिपकार्ट को होगा तो वो अंत कहाँ रहेगा? वो अंत हमारे देश में ही रहेगा। जो डॉलर्स बनेगा, जो पैसा बनेगा, वो घूम फिर के हम लोग का पैसा है हमारे ही देश में रहेगा, तो हम ही लोग का इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो ट्रेड में भी यही कहा गया कि इस हिसाब से ट्रेड किया जाए कि हमारे देश का पैसा उस देश में ना जाए, उधर से सारा कुछ आए। तो उसके लिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन जरूरी है, टैक्स लगा दे बहुत सारा, सीमा शुल्क लगा दे बहुत सारा। अगर एप्पल का मोबाइल या एप्पल का लैपटॉप जो है हमारे यहाँ इतना कॉस्टली क्यों है, अमेरिका में तो इतना कॉस्टली नहीं होगा, यहाँ पर क्यों है? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड है वो अमेरिका में, और उसको यहाँ पे बाय एयर लाया गया या बाय सी रूट लाया गया, तो इंडिया की सीमा में आने पर उस पर ठीक ठाक टैक्स देना पड़ता है। तो कीमत अगर 50,000 है तो उसमें टैक्स मान के चलो कि 25,000 उसको चुकाना पड़ता है। तो टैक्स लेगा किससे? कंपनी तो अपना पर्सनल चुकाएगी नहीं, तो वो अपना प्राइस ही राइज कर देता है। ऐसे ही बहुत सारे जो कार हैं वो इंडिया में इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, बाहर का है। वो चूंकि यहाँ पे आके बेच रहा है तो उसको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता है, मोटा टैक्स। तो इसीलिए वो महंगा है तो हम लोग नहीं खरीद पाते हैं। कितने लोग के पास एप्पल का फोन रहता है? नहीं के बराबर रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वाणिज्यवाद का जो कॉन्सेप्ट था, जो विचारकों के द्वारा दिया गया, वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का कामना करता, एक मजबूत राज्य हो। और मजबूत राज्य तब हो पाएगा जब उसके पास, मजबूत राज्य तब हो पाएगा जब राज्य के पास अधिक धन दौलत हो, अधिक पैसा हो। उस समय मुद्रा, जैसे अभी हम लोग करेंसी देखते हैं कागज का या सिक्का देखते हैं, वो उस समय अभाव था। उस समय जो चीजें था वो आपको मेनली प्रीसियस मेटल्स के रूप में ही उसका वैल्यू माना जाता था। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट उसी कंडीशन में होगा जब हमारे पास अधिक से अधिक सोना होगा, अधिक से अधिक चांदी होगा। तो इन दार्शनिकों का राजाओं के लिए संदेश था कि आप अपने यहाँ अधिक से अधिक सोना चांदी प्रयास कीजिए कि हम प्राप्त करें। ये जो दौर था, आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में, ये नेशन स्टेट, राष्ट्रीय राज्य के उदय का एक समय था। ये पूरा फेज ही था जिसमें राष्ट्रीय राज्य का उदय हो रहा था, यानी कि एक मजबूत राष्ट्र का उदय हो रहा था। चर्च का जो महत्ता था, चर्च जो हावी था समाज पे और राज्य पे, पॉलिटिक्स पे, वो कहीं न कहीं एक उसको साइडलाइन किए जाने का प्रयास था। तो ये होगा कैसे? राजा के शक्ति में बढ़ोतरी होगा कैसे? तो राजा को जितना अधिक पैसा रहेगा वो उतना ज्यादा संख्या में सैनिक रख पाएगा, उसको वेतन दे पाएगा, कुछ दूसरे कार्य हैं वो कर पाएगा। तो वो जो करेगा तो उसके लिए अधिक पैसा चाहिए, और पैसा आएगा ट्रेड के थ्रू। ट्रेड कौन कर रहा है? तो ट्रेडर्स कर रहा है, मर्चेंट्स लोग कर रहा है, जो व्यापारी लोग हैं वो लोग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि व्यापारी और राजा
दोनों का हित कहीं न कहीं एक दूसरे से मैच कर रहा है। राजा को अधिक पैसा चाहिए तब ताकि अपने राज्य को मजबूत कर सके, और व्यापारी को ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए जो उसके फेवर में हो, ताकि उसको मुनाफा जितना अधिक हो सके। अधिक से अधिक पैसा का चाह व्यापारी को भी हुआ, अधिक से अधिक पैसा का चाह राजा को भी हुआ। दोनों का हित एक दूसरे से मिला, तो दोनों एक दूसरे को सहायता देने का निश्चय किया ताकि दोनों को इसमें फायदा हो। ये जो वाणिज्यवाद है, ये टर्म पूरे यूरोप के लिए एक जैसा नहीं है। ब्रिटेन में इस सिद्धांत को, इस डॉक्ट्रिन को व्यापारवाद कहा गया। फ्रांस में, फ्रांस का जो प्रधानमंत्री था कोलबर्ट, उनके द्वारा ये सिद्धांत को अपने देश में लागू किया गया, तो इस सिद्धांत को वहां पर कोलबर्टवाद कहा गया। और जर्मनी में जो ये सिद्धांत लागू हुआ, आगे हम लोग देखेंगे, छोटा छोटा 2 मिनट 3 मिनट करके जर्मनी और सब में देखेंगे कैसे कैसे लागू हुआ। जर्मनी में इस सिद्धांत को केमरेलिज्म कहा गया, केमरेवाद। केमरे जो वर्ड है वो जो है जर्मन वर्ड है, उसका अर्थ होता है, हम जब जर्मन में आएंगे तब बताएंगे, तो केमरेलिज्म कहा गया। तो ये जो टर्म है कोई यूनिफॉर्म टर्म नहीं है कि पूरे होल यूरोप पे एक जैसा एम्प्लाई होता है। अलग अलग देश में इसका नाम अलग था, अलग अलग तरीके से लागू किया गया, लेकिन जो बेसिक था वो बेसिक यही था कि एक मजबूत राज्य हो। अब ये वाणिज्यवाद का टर्म फिर आया कहाँ से, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मर्केंटिलिज्म पढ़ रहे हैं। तो ये जो टर्म आया, ये एडम स्मिथ, आप लोग नाम सुने होंगे, एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ, उसके बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 ईस्वी में ये वाला बुक प्रकाशित हुआ। इस बुक में ये जो दौर चला वाला, इसको एक टर्म दिया गया इनके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, मर्केंटिलिज्म। तो ये टर्म वहीं से उठ के आया है, मर्केंटिलिज्म, एडम स्मिथ के बुक से। अब ये जो वाणिज्यवाद है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम यही समझा रहे हैं कि वाणिज्यवाद है क्या, फिर आगे आएंगे तो हम आपको पहले बता देंगे कि क्या बताने वाले हैं। तो मोटा तौर पर जो वाणिज्यवाद हुआ, उसका अर्थ एक तरह से राष्ट्रवाद हुआ, आर्थिक राष्ट्रवाद हुआ। अर्थव्यवस्था के माध्यम से देशभक्ति, अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश को मजबूत बनाने का जो मनोभाव है, तो इसको हम लोग आर्थिक राष्ट्रवाद कह सकते हैं। तो मोटे तौर पर वाणिज्यवाद का अर्थ हुआ आर्थिक राष्ट्रवाद, अर्थात राज्य जो है आर्थिक जीवन में, उद्योग धंधा में और व्यापारिक कार्यकलाप का नियमन जो है अपने फायदे के लिए भी और व्यापारियों के फायदे के लिए भी करना स्टार्ट किया। तो इस अर्थ में हम लोग को यह समझ में आता है कि वाणिज्यवाद जो है सरकारी हस्तक्षेप पर आधारित एक आर्थिक पद्धति था। सरकार का हस्तक्षेप था, एक आर्थिक पद्धति था, जिसका उद्देश्य यह था कि राष्ट्र में आर्थिक समृद्धि लाए, राष्ट्र इकोनॉमी मजबूत हो और राष्ट्र के शक्ति इससे बढ़े। यद्यपि यह कार्यक्रम जो है, ये जो टर्म है तो अर्थव्यवस्था से संबंधित, आर्थिक, लेकिन इसका मेन मोटो क्या था? इसका मेन मोटो जो था वो पॉलिटिकल था, एक मजबूत राज्य, एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट। तो उद्देश्य राजनीतिक था लेकिन कार्यक्रम था आर्थिक। इसका जो दूसरा पहलू था वो आप लोग को बताया कि कलेक्शन ऑफ प्रीशियस मेटल, सोना चांदी का अधिक से अधिक जमा करने का अनवरत कोशिश करना। इसको एक टर्म दिया गया हिस्ट्री में, बुलियनवाद। बुलियनवाद, बुलियन को आप लोग गूगल कीजिएगा तो बुलियन का अर्थ होता है यही प्रीशियस मेटल्स। तो बुलियनवाद इसको कहा गया, एक और टर्म भी इसका कहा गया। इसका अर्थ यही बताया गया कि देश का जो संपन्नता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के भीतर में कितना अधिक सोना चांदी है। जितना अधिक सोना चांदी होगा वो देश उतना मजबूत होगा और इसको पाने का प्रयास करना चाहिए। यानी वाणिज्यवादी नियम जो है उसका ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता था, ये एक तरह से उत्प्रेरक का काम करता था।
तो ये जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा के पीछे में 2 मेन रीजन है। जो फाइनल रीजन है वो स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट, और जो माध्यम है वो है कलेक्शन ऑफ प्रीसियस मेटल्स। अब ये तो कोई एक आपको बताएं कि पूरे यूरोप में इसका कोई एक सुनियोजित जो है व्याख्या नहीं है, सुनियोजित तरीके से ये लागू नहीं किया गया, बल्कि अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से लागू किया गया। अब हम ये आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जो बोलेंगे, चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो है उस बीच में हम आपको एक ये दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। जी सर, दिख रहा है। ये देखिए, ये एक चार्ट के रूप में है। इसको आप सबसे लेफ्ट साइड में जो है वो है मदर कंट्रीज ट्रेजरी, यानी कि जो मदर कंट्री है, मदर कंट्री का मीन्स हो गया यूरोप का जितना भी राष्ट्र है वो, तो उसका खजाना। और उसमें देखिए सोना चांदी गोल्ड बिल्कुल भरा हुआ है। तो ये मोटो हुआ। और जो तरीका है, जो रास्ता है, किस माध्यम से होगा, वो होगा ट्रेड के द्वारा। जो बीच में है बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल होना चाहिए। फेवरेबल किसके लिए होना चाहिए? मदर कंट्री के लिए, भारत के लिए नहीं, हम लोग के लिए नहीं, उन गोरों के लिए, यूरोपियों के लिए। तो मोर एक्सपोर्ट होगा और बहुत कम फ्यूअर जो है इंपोर्ट होगा। तो ये जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा मदर कंट्री के रूप में मदर कंट्री के लिए होगा। हम लोग सबसे ऊपर में लिखा हुआ है यूरोपियन व्यू। इसका मतलब ये हो गया कि यूरोप वासी इसको किस हिसाब से देख रहे थे, मर्केंटलिस्ट जितने दार्शनिक थे वो इसको किस हिसाब से देख रहे थे। तो ये एक पाई चार्ट के रूप में आप इसको देखिए तो ज्यादा इजी समझ में आता है। सबसे राइट साइड में जो है, आप उसमें यहां से शुरू कीजिए। मदर कंट्री है, मदर कंट्री में चीजें बनी, मैन्युफैक्चर्स गुड्स हुई, वो कॉलोनीज को भेज दी गई। कॉलोनीज का मतलब हो गया कि वैसे क्षेत्र, वैसे राष्ट्र जिन पर इन लोगों के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। सिंपल उदाहरण, हम लोग थे, भारत पे हम लोग पे इन लोग का शासन रहा, तो हम लोग को कॉलोनी बोला गया। हम लोग यहाँ अभी कॉलोनी का अर्थ क्या समझते हैं कि दरभंगा में भी तो बहुत सारा कॉलोनी होगा, फलाना कॉलोनी, ये कॉलोनी, वो कॉलोनी। तो एक कन्फाइंड एरिया होता है, चारों बगल से घिरा हुआ है, जो पर्टिकुलर सरकार का है या किसी व्यक्ति के नाम से बना हुआ है, तो बोला जाता है उस कॉलोनी में उसका घर है। तो कॉलोनी कहा गया उपनिवेश को, उस क्षेत्र को। तो हर देश का कॉलोनी अलग अलग था। इंग्लैंड का हम लोग हो गए, स्पेन जो है वो अपना कॉलोनी अमेरिका में बनाया, ऐसे ही फ्रांस था वो भारत में भी बनाया, दूसरे जगह भी बनाया। अफ्रीका जो महादेश था वहां पर भी अन्य अन्य देश अपना अपना जाके पूरा पूरा अफ्रीका महादेश को तो कैप्चर नहीं कर सकता था, तो सर्टेन पार्ट्स को कैप्चर किया। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है कॉलोनी में गया, और कॉलोनी से क्या सब आया? कॉलोनी से मदर कंट्री को गया गोल्ड, सिल्वर, फर जो है, फर हो गया आपको, ये रॉ मटेरियल है इसके लिए, कपड़ा उत्पादन के लिए। लंबर हो गया आपको, लकड़ी हो गया, फूड हो गया, और फूड स्टफ्स यानी खाने पीने का मसाला वगैरह जितना कुछ है। तो ये आप लोग देखें। फिर बीच में जरूरत पड़ेगा तो हम आपको जो है आपको और स्लाइड शो दिखाएंगे। क्लियर हुआ? हेलो, यस यस सर। सर। जी सर। हाँ ठीक जी है। सर। तो चलिए, समय बहुत
समय बहुत कम है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको पॉइंट वाइज करके बताते हैं कि इन दार्शनिकों के द्वारा जो मेन जो सिद्धांत दिया गया था, दर्शन था, वो क्या क्या था। ऐसे तो हम बता ही दिए हैं, लेकिन ये पॉइंट करके बताते हैं, चाहे तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला जो कहा गया दार्शनिकों के द्वारा, राजा के लिए कहा गया, ये सब चीज एक राष्ट्र के लिए कहा गया। पहला ये कहा गया कि प्रत्येक देश को इस तरह नीति का निर्धारण करना चाहिए, प्रत्येक देश को इस तरह नीति का निर्धारण करना चाहिए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा अंश वह प्राप्त कर सके। यानी पूरे विश्व में व्यापार हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसका मैक्सिमम जो हिस्सा है वो उस देश को प्राप्त हो, ऐसा प्रयास, ऐसा नीति प्रत्येक देश के द्वारा किया जाना चाहिए। सेकेंड कहा गया कि ये जो पॉलिसीज है, जो नीतियां हैं, वो नीतियों का परिणाम अनुकूल व्यापार संतुलन होना चाहिए। और अनुकूल व्यापार संतुलन का जो प्रमाण है वह यह होगा कि उस देश में कितना अधिक बहुमूल्य धातु यानी कि सोना, चांदी, हीरा आ रहा है। अनुकूल व्यापार संतुलन का प्रमाण होगा उस देश में आने वाली बहुमूल्य धातुओं का मात्रा। तीसरा कहा गया कि सीमा शुल्क, यही जो अभी एप्पल वगैरह का बताया आपको, या मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, इन सब के साथ भी लागू होता है। सीमा शुल्क जो है, सीमा शुल्क इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए कि जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल्स है, जिसको कारखाना में ले जाके हम लोग कुछ बनाते हैं, तो सस्ता कच्चा माल जो है वो देश में आए, यानी सस्ता कच्चा माल के आयात को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और दूसरे देश में जो बना हुआ माल है, मैन्युफैक्चर्ड गुड, वो हम लोग के देश में ना आए। समझ रहे हैं? कच्चा माल आए लेकिन उस देश में जो कोई मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो हम लोग के देश में ना आए। तो सीमा शुल्क इस तरह से लागू होना चाहिए कि सस्ता कच्चा माल के आयात को प्रोत्साहन मिले, लेकिन दूसरे देश में बने हुए माल को प्रोत्साहन ना मिले। फिर नेक्स्ट कहा गया कि राज्य अर्थव्यवस्था का इस तरह से नियमन करे कि तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहन मिले, यानी मदर कंट्री में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है उसका मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो, इस तरीके से पॉलिसी लागू किया जाना चाहिए। राज्य अर्थव्यवस्था का इस तरह से नियमन करे कि तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट कहा गया, अगर आवश्यक हो, अगर जरूरत हो, तो औपनिवेशिक विस्तार यानी कॉलोनी बनाने के लिए अपने जो राइवलरी है, प्रतिद्वंदी है, उनके विरुद्ध युद्ध करना पड़े तो युद्ध करे, राजनीतिक संघर्ष करना पड़े तो राजनीतिक संघर्ष करे, आर्थिक संघर्ष करना पड़े तो वो भी करे। यानी अगर कॉलोनी बनाने के लिए, कॉलोनी में ज्यादा सुविधा हासिल करने के लिए लड़ाई करना पड़े तो राज्य वो लड़ाई करे, ये कहा गया। और नेक्स्ट ये कहा गया कि जो कॉलोनीज है, जो उपनिवेश है, जैसे कि अफ्रीका, भारत और अमेरिका, इनका जो व्यापार है, उनका अपना जो व्यापार है, भारत का जो व्यापार है, वो हमेशा मदर कंट्री के अंडर में होना चाहिए। यही सब कॉन्सेप्ट इन फिलोसफर्स के द्वारा राजाओं के सामने दिया गया। हेलो, क्या हाँ, उपनिवेश का जो व्यापार है उस पे मदर कंट्री का एकाधिकार होना चाहिए। उपनिवेश का मतलब हो गया हम लोग, जैसे भारत। ये सब जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, आप गौर करके देखिए, कहीं न कहीं ये सब सारी चीजें भारत के संदर्भ में लागू होता है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट था कि इंटरनेशनल ट्रेड का मैक्सिमम पार्ट मदर कंट्री प्राप्त करने का प्रयास करे, उस तरीके का पॉलिसी कोई देश बनाए इंटरनेशनल ट्रेड का। और लास्ट में था कि कॉलोनीज का जो पर्सनल ट्रेड है वो मदर कंट्री के फुल्ली कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, अब आगे ये कहा गया कि सोना चांदी का जो संचयन है वह वाणिज्यवाद में जो है मुख्य प्रेरक तत्व था,
लेकिन उन सब देशों के लिए जिनके पास सोना चांदी नहीं था, तो वो ये कहाँ से लाए? तो उसके लिए जो हम आपको शुरू में बताएं कि वाणिज्यवाद के जो समर्थक लोग हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उनका ये कहना था कि वो उन देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने का कोशिश करे जहां पर ये सब चीज अवेलेबल हो, और ट्रेड का जो संतुलन है वो अपने पक्ष में रखे, आयात के मात्रा को कम करे, ऊंचा सीमा शुल्क लगा दे, निर्यात में उदार छूट दे, और जो मदर कंट्री का जो प्रोडक्शन यूनिट है, उत्पादक लोग हैं, उनको व्यापक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि यहाँ जितना अधिक पैदावार होगा तो विदेश में बेचने के लिए उतना अधिक माल रहेगा, जितना अधिक माल विदेश में बेचेंगे उतना अधिक जो है हम लोगों को बुलियन प्राप्त होने का संभावना है। तो ये जो था, ये हम आप लोग को बताए कि जो फिलोसफर्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, यही 6-7 सिद्धांत था, जिसको आप इजिली समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये जो एडम स्मिथ के द्वारा जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी दिया गया, तो इसका इनहेरेंट 3 इसमें और जो है विशेषता बाद के समय में इतिहासकारों के द्वारा खोजा गया। 3 विशेषताएं मर्केंटिलिज्म का, 3 अन्य विशेषताएं, इसको आप नोट कर लें। 1 नंबर में है आर्थिक राष्ट्रवाद। इस टर्म का हम आपको पहले भी बताएं, आर्थिक राष्ट्रवाद। दूसरा है पैतृकवाद, पैटर्नलिज्म, पैतृकवाद, पिता के जैसा व्यवहार। और थर्ड है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब हो गया यही उपनिवेश कॉलोनी बनाने का जो प्रक्रिया है वो। तो पहला आर्थिक राष्ट्रवाद, दूसरा पैतृकवाद और तीसरा साम्राज्यवाद। एक एक करके देख लेते हैं, छोटा है, इजी है, तुरंत हो जाएगा, और भी चीज डिस्कस करना है। देखिए, आर्थिक राष्ट्रवाद जो पहला टर्म है, इसका सिंपल सा अर्थ है कि आत्मनिर्भर राष्ट्र का कॉन्सेप्ट। अभी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भर भारत एक वर्ड का इस्तेमाल किए हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये अभी हम लोग सुन रहे हैं, ये लोग 1500 ईस्वी में ही इन लोग के सामने में आ गया था। तो आर्थिक राष्ट्रवाद, किनका माइक ऑफ है? नूर, माइक ऑफ कीजिए। कोई नूर करके है, माइक ऑफ कीजिए, आवाज आ रहा है। आर्थिक राष्ट्रवाद का जो अर्थ है, उसका अर्थ है आत्मनिर्भर राष्ट्र का कॉन्सेप्ट, जिसमें नया उद्योग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, निर्यात में वृद्धि होना चाहिए, कम से कम आयात हो। इसी, ये तो इजी था, आप लोग सब समझ ही रहे हैं। इस तरह यह तर्क दिया गया। अब जो पैतृकवाद है, आप इसको समझिए। तो वाणिज्यवादी लोग का ये कहना हुआ कि सरकार जो है जनता के गार्जियन के रूप में काम करे, एक सजग अभिभावक के रूप में जो है सरकार को काम करना चाहिए। सरकार जो है जनता और गरीबों का आवश्यकता पड़ने पर राहत दे, स्वास्थ्य संबंधी जितनी सुविधाएं हैं वो जनता के लिए लागू करे। तो यह जो नीति है, आप मानवतावादी होगा, ह्यूमनिस्टिक था, इमोशनल व्यक्ति सब था, तो सरकार को बोला कि नहीं नहीं, गरीब लोगों का जो है आपको ख्याल रखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं था। जब भी पैसा का मामला आएगा, कोई भी नीति आएगा, तो उसके अंत में हमेशा पैसा ही पाना लक्ष्य होता है। तो फिर पैटर्नलिज्म, पैतृकवाद के पीछे उद्देश्य क्या था? तो ये समझ में आता है कि पैतृकवाद का जो नीति है, यह दया और न्याय के भावना पर आधारित नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो इसका मेन मोटो जो था, जो छुपा हुआ उद्देश्य था, वह यह था कि राज्य को एक मजबूत, स्वस्थ और ताकतवर फोर्स उपलब्ध कराए, मजदूरों की सेना उपलब्ध कराए, ताकि जनता अगर स्वस्थ रहेगा तो ह्यूमन रिसोर्स जो है हम लोग के पास जो होगा वो हेल्दी होगा। तो हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स पाने का ये कॉन्सेप्ट था, ताकि युद्ध के समय पर और उत्पादन के समय पर हेल्दी सैनिक मिले, मजदूर मिले, और राज्य को एक स्वस्थ, संपन्न और अधिक संख्या में जनता का समर्थन मिल सके। इसीलिए राज्य को अभिभावक के रूप में काम करना चाहिए। तो वो तो ये दिखाया कि दया और करुणा के रूप में राजा है, राजा महाराज हमारे हम लोग के लिए कितना कुछ करते हैं,
लेकिन ऐसा बात नहीं था, वो अंदर अंदर का बात ये था। तीसरा जो पॉइंट है साम्राज्यवाद, इसका मतलब हो गया कि उपनिवेशवाद। इसमें यह कहा गया कि साम्राज्य स्थापित करें, राज्य जो है, देश जो है, साम्राज्य स्थापित करें, क्योंकि अपना जो बाजार है वो लिमिट है। एक नया बाजार खोजा जाए, बाहर जाया जाए, नया क्षेत्र को कैप्चर किया जाए। तो उपनिवेश का जो प्रयोग होगा वो मदर कंट्री के देश के फायदे के लिए किया जाएगा। वहां पे सोना चांदी का अगर सोर्स होगा तो वो हम लोग को जो है मिलेगा। अगर वहां पे सोना चांदी का सोर्स नहीं है तो ऐसा एरिया होना चाहिए जहां रॉ मटेरियल मिले, कच्चा पदार्थ मिले, कपास मिले, ताकि हम उसको यहाँ पर लाएं तो उससे जो है उसको मैन्युफैक्चर करके कपड़ा बना सके और उसको फिर उसी देश में जाके बेच सके, जैसा भारत के केस में हुआ। तो साम्राज्यवाद का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया कि मदर कंट्री को अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। साम्राज्यवादी देश जो है यानी मदर कंट्री, वो अपने कॉलोनी में किसी भी तरीके का उद्योग का डेवलपमेंट ना होने दे। वहां पर जहाज का जो निर्माण का जो व्यवसाय है, जहाज रानी, उसके विकास को नहीं होने दिया जाए। अगर ये सब विकास मदर कंट्री के अलावे किसी दूसरे जगह पे होता है तो कहीं न कहीं वो मदर कंट्री के साथ ही कंपटीशन करेगा। तो संक्षेप में कॉलोनी का काम ये हो गया कि कच्चा माल पैदा करना और मदर कंट्री में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसके लिए मार्केट अवेलेबल कराना, सब कुछ इसी का, और फायदा सारा मदर कंट्री को। तो ये तीनों हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो उदय का कारण क्या था। हमेशा ये क्वेश्चन जो है ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोग को आएगा ही आएगा। अगर आप लोग को नॉर्मल क्वेश्चन आता है वाणिज्यवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, उदय भी लिखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, पतन क्या था वो भी लिखना पड़ेगा। बहुत इजी है। उदय का कारण हम लोग मेनली 5 है, बहुत इजी है, सुन लीजिए, याद हो जाएगा। हमेशा यूरोप में जब मॉडर्न यूरोप में कोई भी घटना घटा है उसके पीछे में जो कारण है 1 नंबर पे पुनर्जागरण। आप पुनर्जागरण को कहीं भी फिट कर सकते हैं। पुनर्जागरण सारे घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारण है। तो 1 नंबर पे उदय का कारण है पुनर्जागरण। 2 नंबर पर है धर्म सुधार आंदोलन, ये भी सब जगह फिट होता है। 3 नंबर पर है भौगोलिक खोज, मेरीटाइम डिस्कवरीज जो थी, भौगोलिक खोज। और चौथा और 5वां इसमें आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। चौथा कारण हो जाएगा पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण, उसमें हम बताएंगे क्या क्या है। और 5वां और लास्ट कारण था इकोनॉमिक रीजन, यानी आर्थिक कारण। तो देखिए, पहला हो गया पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो प्रक्रिया चला, जो लेखक लोग आए, जो काउंटर किए, तर्क का युग आया, ये रीजन का युग आया, पुराने मान्यताओं पे प्रश्न उठाया गया, तो इसी में एक कॉन्सेप्ट आया था। इन लोग के पुनर्जागरण के जो पुरोधा लोग थे उनके द्वारा ये कहा गया कि जब मनुष्य धरती पे रहता है तो धरती के बारे में न सोचेगा, स्वर्ग के बारे में कौन जानना गया है, नर्क के बारे में कौन जानने गया। हम लोग मर जाते हैं, उसके बाद का जीवन क्या है किसको क्या पता, कौन सा भगवान। जब हम यहाँ पे आनंद नहीं ले पा रहे हैं, बाद में आनंद लेंगे, ऊपर में जाके आनंद लेंगे, तो ये कौन सा आनंद। ये कहा गया पुनर्जागरण के दौर में, यानी जो पारलौकिक सुख है उसके स्थान पर लौकिक सुख, परमात्मा के पास जाके आनंद लेंगे नहीं, हमको धरती पे ही आनंद लेना है। अब सांसारिक सुख चाहिए, तो सांसारिक सुख के लिए क्या चाहिए, तो धन दौलत चाहिए। धन दौलत कहाँ से आएगा, तो धन दौलत के लिए आप खोजा जाए कि कहाँ से आएगा। जहां से धन दौलत पाने का रास्ता मिला, लोग को समर्थन वहीं पे मिला, क्योंकि अब लोगों को वो वाला सुख नहीं चाहिए जो मरने के बाद प्राप्त होता है। लोग को सुख चाहिए इसी जीवन में चाहिए, हम यहीं से जी के जाएंगे, मरने के बाद कौन जानता है क्या हुआ। छापाखाना का आविष्कार हुआ, बुक्स वगैरह छपा, दूरबीन का आविष्कार हुआ, कंपास का आविष्कार हुआ पुनर्जागरण के दौर में। गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन जैसे वैज्ञानिक लोग और दार्शनिक लोग, जो लोगों के सामने में जो धर्म का जो अंधा चश्मा था उसको उतार के हटाया और कहा कि नहीं, जो जिंदगी है यही जिंदगी है।
तो इसके लिए लोग का मनोभाव बना कि हम लोग को पैसा चाहिए ताकि हम सुख अर्जित कर सके। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा ट्रेड से आएगा। तो ट्रेड को ये लोग पूरा जनता समर्थन दिया। तो पुनर्जागरण में आपको ये लिखना है। धर्म सुधार आंदोलन में आते हैं। धर्म सुधार आंदोलन आप लोग पढ़े होंगे, मेरे क्लास से पहले शायद डिस्कस हो गया, पता नहीं, देखे नहीं है। धर्म सुधार आंदोलन में मेन जो चीज था वो ये था कि चर्च जो है राजा से भी बलवान हो गया था। चर्च सर्वे सर्वा है, चर्च जो बोला वही सही है। सारे दुख का जो कारण है, जो उपाय है, वो सारा का सारा जो है चर्च के ही पास है। तो चर्च अपना जो पावर है वो जो समाज पे इम्पोज कर रहा था, उससे अब लोगों को दिक्कत होने लगा। पुनर्जागरण के कारण से लोगों को अब पैसा चाहिए, लोगों को अब ट्रेड करना है, निजी संपत्ति चाहिए। तो उसके लिए चर्च बीच में बहुत बड़ा बाधक का काम कर रहा था। चर्च में एक कॉन्सेप्ट था कि सूद और ब्याज पे पैसा नहीं लगाया जाना चाहिए, ये जो है धर्म के विरुद्ध है। बाद में काउंटर किया गया इस चीज को, बोला गया कि नहीं, अगर सूद और ब्याज जो है हम लोग जो है अच्छे काम के लिए लगाते हैं, जिससे हम लोग को फायदा होता है, जिससे हम लोग को फिजिकल बेनिफिट मिलता है, भौतिक सुख सुविधा मिलता है, तो ठीक है, तो ओके है। फिर एक समाज कहा कि नहीं, राजा जितना मजबूत होगा उतना अधिक हम लोगों को संभावना रहेगा पैसा प्राप्त करने का। तो राजा के पावर को अच्छा करने के लिए चर्च का शक्ति को कमजोर किया जाए। तो धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया। फिर चर्च में सुधार हुआ। अंततः जो जीत हुआ वो लोगों का ही जीत हुआ, लोग का जो इच्छा था उसका जीत हुआ। नेक्स्ट जो आते हैं भौगोलिक खोज, ये भी जो है आपके सारे टॉपिक में काम आता है। पूंजीवाद में भी आएगा, वाणिज्यवाद में भी आएगा, कॉमर्शियल रेवोल्यूशन में भी आएगा। तो कॉमर्शियल रेवोल्यूशन जैसे जैसे आगे बढ़ा था, जो अमिताभ सर आप लोग को पढ़ाए, तो उत्पादन अधिक संख्या में होने लगा, अधिक मात्रा में। अब उसको खपाने के लिए जगह चाहिए, तो नया देश चाहिए, नया बाजार चाहिए, नया क्षेत्र चाहिए। उनके लिए भौगोलिक खोज किया गया। तो इस भौगोलिक खोज में सबसे आगे स्पेन था, जो अमेरिका गया और वहां पर अमेरिका को खोजा गया। वैसे खोजने के लिए तो निकला था भारत, पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका के साथ खास बात ये था कि वहां पर सोना चांदी का अच्छा खासा उपलब्धता था, खान था वहां पर। तो वहां से चीजें आने लगी स्पेन में। तो ये देखने के बाद दूसरे देश भी इस चीज को फॉलो करता है कि हम लोग को भी जो है दूसरे देश का खोज किया जाना चाहिए। उससे हम लोग को नया बाजार मिलेगा, उससे हम लोगों को जो है नया मार्केट मिलेगा ही, रॉ मटेरियल्स पाने का जो है एक एरिया मिल जाएगा। आयात निर्यात बढ़ेगा, जितना आयात निर्यात बढ़ेगा उतना अधिक संख्या में सोना चांदी आएगा, प्रॉफिट होगा उससे। तो राजा की शक्ति में वृद्धि होगा, और राज्य का जो है जितना अधिक मजबूत राज्य होगा उतना अधिक वो सपोर्ट करेगा फॉर मोर ट्रेड। इसीलिए जो है भौगोलिक खोज जो है कहीं न कहीं इसमें उत्प्रेरक का काम किया। अब जो नेक्स्ट आते हैं वो है पॉलिटिकल रीजन, इसका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में समझिए, 14वीं और 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं 1500 से आगे का चीज है। उससे ठीक 200 साल पीछे ले लीजिए, तो वो वाला युग जो है यूरोप के इतिहास में अंधकार का युग माना गया है। उस दौर में पोप जो है सर्वे सर्वा था। पुनर्जागरण के समय में एक राइटर का नाम है मैकियावेली, वो एक बुक लिखा, द प्रिंस। ये जो द प्रिंस बुक है, ये पॉलिटिकल बुक है। पॉलिटिकल साइंस में इसको तो रीड आउट कराया ही जाता है। आप लोग ये समझिए, ये राजा और राज्य का क्या शक्ति होना चाहिए, क्या जो है इसका स्वरूप होना चाहिए, किस किस रूप में जो है ये बेहतर रहेगा, उस चीज को वर्णित किया गया था द प्रिंस में। इसमें शक्तिशाली राजा का कामना किया गया। लेकिन वो वाला दौर जनता लोग त्राहिमाम की स्थिति में था, जनता बहुत दयनीय स्थिति में थी। जनता चाहता था कि राजा को अधिक पावर मिले। तो ये जो मर्केंटलिस्ट लोग था, जो व्यापारी लोग था, जो उस समय थोड़ा मोड़ा व्यापार करते थे, वो भी राजा का सपोर्ट चाहते थे। इसलिए भी सपोर्ट चाहते थे कि इनको प्रोटेक्शन मिले। अब देखिए,
जितना चीज हम बता रहे लगभग एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन आपके एग्जाम में आपको इन्हीं सब चीजों को पॉइंट वाइज करके लिखना पड़ेगा। सुनने में सब एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन आप इसको कैटेगराइज करेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा चीज लिखेंगे, थोड़ा कुछ अलग लिखने का कोशिश करेंगे। तो राजा का सपोर्ट किया पॉलिटिकल रीजन में, हम लोग देख रहे हैं राजा का सपोर्ट किया फॉर प्रोटेक्शन एंड राइट। ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन चाहिए और अधिक राइट चाहिए ताकि अधिक मुनाफा हो, तो इसके लिए वो राजा का सपोर्ट कर रहा था। और राजा भी को भी ये सपोर्ट चाहिए क्योंकि उसको अपने सैन्य बल को मजबूत बनाना था। तो उसके लिए उसके खजाने में जितना अधिक धन होगा उतना अधिक जो है राजा का जो है पावर बढ़ेगा। तो राजा का हित, व्यवसायियों का हित, दोनों आपस में मिला। ये हो गया पॉलिटिकल रीजन में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है आर्थिक कारण। इसमें क्या है, आर्थिक कारण में इस 1500 से पहले जो यूरोप में जो व्यवस्था था वो सामंती व्यवस्था था। कृषि का जो उत्पादन था वो सामंती प्रकार का उत्पादन था, लेकिन धीरे धीरे ये सामंती व्यवस्था का पतन हो गया था। ये अलग टॉपिक है आप लोगों का, यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। तो सामंती व्यवस्था का जो पतन हो गया, उस पतन के बाद जो कृषि का जो एरिया है, अब कृषि के एरिया की तरफ लोग देखने लगे, लेकिन बाद में लोग का ये समझ में आया कि नहीं, कृषि जो है इसके प्रोडक्शन का एक लिमिट है। एक खास लिमिट के बाद कृषि का क्षेत्र हम लोगों को ज्यादा धन दौलत नहीं दे सकता है, एक्सेस नहीं दे सकता, अधिशेष नहीं दे सकता है। सरप्लस का एक लिमिट है कृषि का। तो अब कोई ऐसा एरिया जो है चाहिए जो जिसका लिमिट ना हो, जिसके सरप्लस का लिमिट ना हो, तो कृषि के स्थान पर क्या अपनाया जाना चाहिए? तो कृषि का स्थान पर अपनाया जाना चाहिए उद्योग धंधा। उद्योग धंधा में सरप्लस का कोई लिमिट नहीं है, प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है। आप आज के दौर में देखिए कि एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति और एक ठीक ठाक बिजनेसमैन, दोनों में पैसा किसके पास अधिक है? निश्चित रूप से बिजनेसमैन के पास पैसा अधिक है। सरकारी नौकरी का जो वेतन है वो फिक्स है, 40,000 50,000 उतना ही मंथली आएगा। बिजनेसमैन का प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है। किसी महीना में वो 5 लाख भी कमा सकता है, अगला महीना 50 लाख भी कमा सकता है। उसका ओवरऑल जब भी निकाला जाएगा तो फिक्स्ड सैलरी से हमेशा ज्यादा ही आएगा। इसीलिए यूरोप वगैरह जो है इतना डेवलप किया कि वहां पर चीजें जो है कहीं न कहीं ट्रेड और कॉमर्स की तरफ लोग का ध्यान ज्यादा गया, क्योंकि उसके प्रॉफिट का कोई लिमिट ही नहीं है। इसीलिए आज वो लोग विकसित देश है। बिहार विकसित क्यों नहीं है? बिहार विकसित इसलिए नहीं है कि बिहार में उद्योग धंधा ही नहीं है। उद्योग धंधा होगा तो इनकम बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा, डेवलपमेंट होगा। दिल्ली वगैरह जो डेवलप है ड्यू टू दिस, इसके कारण से, क्योंकि वहाँ उद्योग धंधा अधिक है, क्योंकि उसके सरप्लस का कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर कारण में एक और रीजन था, इस दौर में बैंकों का उदय हुआ। हम लोग के यहाँ तो आजादी के बाद हुआ, इन लोग के यहाँ जो है 1500 के आसपास में बैंक का उदय हो गया था। बैंक का जो उदय हुआ उससे जो है कर्ज, उधार, सूद, यानी मुद्रा का जो उपलब्धता है वो व्यवसायियों के सामने, व्यापारियों के सामने हो गया। वो कर्ज लेके कोई विदेश जा सकता था, इधर आ सकता था भारत की तरफ, फिर इधर से गया, बेचा, जो प्रॉफिट वो अपने पास रखा, जो कर्ज लिया उसको चुका दिया। इससे व्यापार को बढ़ोतरी मिला, यानी बैंक के द्वारा जो मुद्रा का उपलब्धता हुआ उससे व्यापार को सहयोग मिला, व्यापार और भी फ्लरिस्ट हुआ। जितना व्यापार फ्लरिस्ट होता चला गया उस दौर में प्राइस जो है चीजों का बढ़ता चला गया। अगर समाज में मुद्रा अधिक है, अगर समाज में ज्यादा पैसा है तो चीजों का कीमत खुद ब खुद बढ़ जाता है। जितना कीमत बढ़ेगा व्यापारियों को उतना अधिक फायदा होगा। चूंकि कृषि का क्षेत्र अब उपेक्षित क्षेत्र हो गया तो वहां के लोग जो है अब मजबूर हो गए, मजदूर हो गए, सॉरी मजबूर नहीं, मजदूर हो गए। मजदूर मिला तो उत्पादन बढ़ेगा। तो ये सब चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। 5 रीजन हो गया इसके उदय का। और अब हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, टाइम कम है, 10 मिनट और लगेगा, आप लोग 10-5 तक इंतजार कीजिए, खत्म कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वाणिज्यवाद जो है विश्व यूरोप के किस
अलग अलग देशों में किस किस रूप में रहा, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पेन के बारे में आते हैं। स्पेन के बारे में 3-4 लाइन मात्र जानिए कि स्पेन ही ऐसा पहला था जो भौगोलिक खोज करके अमेरिका तक पहुंचा। अमेरिका में खदान था सोना चांदी का, तो सबसे अधिक मात्रा में सोना चांदी स्पेन ही आया। लेकिन स्पेन उतना इससे फायदा नहीं उठा सका। उसके पीछे रीजन ये था कि स्पेन के जनता को खाने पीने का जो उत्पादन होना चाहिए देश में, वो उस देश में उत्पादन नहीं था। बहुत कम लोग विदेशी व्यापार में शामिल थे और गांव के जो लोग थे, जो शहर के लोग थे, देश के अंदर के जो लोग थे, वो लोग ट्रेडिशनल वे में कृषि कर रहा था। यानी कि आवश्यकता का पूर्ति के लिए स्पेन को किसी दूसरे देश से फर्दर आयात करना पड़ता, फिर से आयात करना पड़ता था। तो चीजें जब आयात वो ज्यादा कर रहा है, तो इधर से सोना चांदी आया भी तो क्या फायदा, वो तो लास्ट में उनको देना पड़ रहा है जिनसे वो अनाज मंगा रहा है खाने के लिए। तो इसलिए स्पेन में जो वाणिज्यवाद है वो उतना विकसित नहीं हो पाया। नेक्स्ट आते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा, और इंग्लैंड और फ्रांस में वाणिज्यवाद सबसे ज्यादा अपना चरम रूप दिखाया था। एलिजाबेथ जो है उसके शासन में व्यापारिक कंपनियों को एकाधिकार प्राप्त किया गया। एक टर्म है जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस ये एक पद का नाम है, ये मजिस्ट्रेट है। अभी के भी समय में इंग्लैंड में ये व्यवस्था है। जैसे हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट साहब होते ना, एसडीएम साहब, ऐसे ही वहां पर जस्टिस पीस करके एक साहब होते थे। तो उनका उस पद का स्थापना किया गया इस दौर में एलिजाबेथ के द्वारा। और उनको जो है काम दिया गया कि प्राइस का जो है रेगुलेशन करे, लोगों का काम का घंटा का निर्धारण करे, और जो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति है, जितना हेल्दी पर्सन है, हर हेल्दी पर्सन को आप कुछ न कुछ काम करने के लिए दीजिए। जितना अधिक काम करेगा देश उतना अधिक प्रोडक्शन करेगा, जितना अधिक प्रोडक्शन होगा उतना अधिक व्यापार होगा, जितना अधिक व्यापार होगा उतना अधिक प्रॉफिट होगा। जो भी विदेश के साथ इस दौर में व्यापार हो रहा है वो तो हो रहा है जहाजों के द्वारा। तो जहाज रानी का जो व्यवसाय है जहाज बनाने का, सामुद्रिक जहाज बनाने का, जिसका देश जितना मजबूत होगा उसका व्यापार का संभावना उतना अधिक बढ़ जाता है। तो नेविगेशन एक्ट जो है बहुत सारा पारित किया गया एलिजाबेथ के द्वारा इंग्लैंड में इस दौर के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य ये था कि उस समय जो डच था